क्या ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल 370 बहाल कर दिया जाए? एक चीज में पॉसिबिलिटी है। कश्मीरियों में भी तो इस बात का आभास होगा ना कि अब हमें फिर से 370 नहीं चाहिए। आज स्थिति ये है कि वो सब भारत को पसंद करते हैं कि हमको भारत के साथ ही रहना है। रीजन पूरा देश 15 अगस्त को बनाता है इंडिपेंडेंस डे, लेकिन गोवा में इंडिपेंडेंस डे बनता है 19 दिसंबर को। अखंडता और एकता की सारी जिम्मेदारी, सारा ठेका सरकार ने ले रखा है कि जब हमने दिखाया कि 370 हटा और हटने के बाद जो कश्मीरियों को लाभ हुआ है, तभी तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर में आज इंडिपेंडेंस डे बनाया जा रहा है। ये लोग तो कई लोग ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी अगर इंडियन फ्लैग को कहा। फारूक अब्दुल्ला का आपने नाम सुना होगा, तो कहते थे कि मोदी का कोई भी आ जाए 370 को छू नहीं सकते, छू दिया तो यहाँ पर हम खून की नदियां बहा देंगे, ये लोग बोला करते थे। वहाँ पहले क्या था, या तो ये महबूबा मुफ्ती वाला जो परिवार है ये बनेगा, या फारूक अब्दुल्ला का परिवार बनेगा। इनमें 2-3 में उलझती रहती चीज़ें। तो कुछ परिवार अपने मुद्दों को उठाना चाहते हैं, और आपने देखा जैसे चुनाव की घोषणा की वहाँ पर बातें हुई तो वहाँ पर मिलिटेंसी ज़्यादा बढ़ी है। वो शो करने का ये प्रयास है कि कश्मीर 370 हटने के बाद भी शांत नहीं हुआ है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज, आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। 5 अगस्त 2019 ये वो तारीख है जो इतिहास के पन्नों में दर्ज है, और जब जब हम इसका जिक्र करते हैं आर्टिकल 370 या फिर 35A आपके जहन में खुद ब खुद आ जाता है और आप समझ जाते होंगे किस तरीके से जम्मू कश्मीर से इसको हटाया गया था। वो अलग बात है कि वहां की जो पार्टियां हैं, वहां के जो नेता हैं, या फिर वहां का भी अगर हम बात छोड़ दें, या पाकिस्तान की बात करें या फिर चाइना की बात करें, तो बहुत सारे देशों में इसको लेकर चर्चा भी हुई, हड़कंप भी मचा था। कुछ ऐसे नेता हैं जैसे महबूबा मुफ्ती हो गई, या फिर उमर अब्दुल्ला हो गए, फारूक अब्दुल्ला हो गए, हमेशा इस पर चर्चा करते रही हैं। आर्टिकल 370 हटने के बाद कश्मीर के हालात बदले हैं, नो डाउट, तस्वीर पूरी तरीके से बदली है, लेकिन वहां के जो नेता हैं वो इसको एक्सेप्ट ना ही कभी करेंगे और ना ही अब तक करते आए हैं। अब जब चुनाव आयोग ने ऐलान कर दिया है कि कश्मीर में चुनाव होने हैं, तो उसको लेकर कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे पहुंच गए और नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ अपने अलायंस की बात उन्होंने कह दी। अब जैसे ही ये दोनों दल साथ आए, अमित शाह ने 10 सवाल दाग दिए और पूछा कि क्या आप लोग फिर से उसी मकसद से आगे आ रहे हैं, यानी कि आर्टिकल 370 को फिर से लागू करने का क्या अपना मकसद आप पूरा करेंगे? आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ निपुण आलम बाइन मौजूद हैं, जो फेमस ऑथर हैं, एजुकेटर हैं, इंटरनेशनल मामलों के जानकार हैं। स्वागत है सर आपका। बहुत धन्यवाद नम्रता जी। आर्टिकल 370 जब हम सुनते हैं तो मोटे मोटे तौर पर कुछ लोगों को बस यही पता है कि जम्मू कश्मीर में कुछ ऐसा लगा हुआ था जिसकी वजह से कोई प्रॉपर्टी नहीं खरीद सकता था, या फिर वहां पर जाकर अपनी जमीन नहीं बेच सकता था, खरीद सकता था, वो एक अलग चीज थी। मोटे मोटे तौर पर लोगों को इतना पता है, इसीलिए शायद वो लोग समझ नहीं पाते कि इसको हटना कितना जरूरी था, और इसीलिए उस फ्लो में बह जाते हैं कि अच्छा ऐसा हो रहा है, चलिए वापस आ जाए, हट जाए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। आज इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन मैं आपसे पहले समझना चाहूंगी कि आर्टिकल 370 क्या था, 35A क्या था, इसके हटने से क्या फायदा हुआ और क्या नुकसान हुआ? नुकसान तो कुछ भी नहीं मैं कहूँगा, लेकिन नुकसान की तो बात उठती नहीं है। आपने जो पहला प्रश्न किया कि 370 होने से जो आम जनता समझती है, 370 होने से जो हमारे देश की यूनिटी जिसको हम लोग बोलते हैं, यूनिटी और इंटीग्रिटी, एकता और अखंडता, उस पर कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क लगता था। देखिए, अगर हम संविधान की प्रेम्बल को, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल को देखते हैं, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की प्रेम्बल में एक शब्द आता है बंधुत्व, फ्रेटर्निटी, और उस बंधुत्व को स्थापित करने के लिए हमारे संविधान में कुछ प्रोविजंस किए गए थे। वो प्रोविज़न जैसे आपका एकल नागरिकता जैसे प्रावधान। एकल नागरिकता का प्रावधान इसलिए किया गया ताकि भारत के लोगों में एक सेंस आए कि हम एक हैं, इसलिए हमारी सिटीजनशिप एक है। लेकिन जब हम जम्मू कश्मीर में जाते हैं तो भारत में केवल एक ही राज्य ऐसा था जिसके पास अपना खुद का संविधान था, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन था। और जब हम कोई भी राज्य अपना खुद का संविधान लेके चलता है, तो ये जो हमारा एक नेशनलिटी का जो कॉन्सेप्ट है, हमारे जो यूनिटी का कॉन्सेप्ट है, वो कहीं ना कहीं क्या होता है, डिस्टर्ब होता है, यानी कि वो कहीं ना कहीं बिगड़ता है। और देखिए नम्रता जी, पहली बात होती है यूनिटी। यूनिटी होती है भावनात्मक रूप से जुड़ना। अगर हम भावनात्मक रूप से एक अपने आप को नहीं मान रहे हैं, क्योंकि ना मानने का आधार था, क्या आधार था कि दो संविधान, भारत का संविधान अलग, जम्मू कश्मीर का संविधान अलग।
तो ये कहीं ना कहीं आपको एक सेपरेट फीलिंग देता था कि आप सेपरेट हैं, आप अलग हैं, आप डिफरेंट हैं, आप यूनिटी में आ ही नहीं पा रहे हैं, आप उस अखंडता एकता में आ ही नहीं पा रहे हैं। और जब वो एकता का भाव नहीं आएगा तो निश्चित रूप से अखंडता भी सुनिश्चित नहीं होगी। देखिए, जितने भी आप सेपरेटिस्ट मूवमेंट देखेंगे, सेपरेटिस्ट मूवमेंट का मेन कारण क्या होता है कि उनके अंदर ये भाव नहीं होगा कि हम इस भारत भूमि के क्या हैं, नागरिक हैं। कभी आपने यूपी में सुना कि हम अलग होना चाहते हैं, कभी बिहार में सुना, राजस्थान में सुना, लेकिन जब आप सुनते हैं कुछ नक्सली आंदोलन के जो नेता हैं कि हम अलग होना चाहते हैं, इसका मतलब उनके अंदर एक यूनाइट विचार नहीं है। इसीलिए वो भारत से अलग होने की और भारत के इंटीग्रिटी को चैलेंज करते हैं। तो जम्मू कश्मीर के संविधान होने से भारत की जो यूनिटी है उसको नुकसान होता था, और यूनिटी को नुकसान होता था तो इंटीग्रिटी को नुकसान होता था। और कश्मीर में जैसे अभी महबूबा मुफ्ती का कल या परसों मैंने एक स्टेटमेंट सुना कि 370 को तो हम रिवाइज करेंगे, उससे ज़्यादा भी बहुत कुछ हो सकता है कि जब अंग्रेजों को भगाया जा सकता है तो और किसके क्या औकात है। इसका मीन क्या है? इसका मीन ये आता है कि कहीं ना कहीं वो सीधा सीधा फिर वही बात कर रहे हैं, वही सेपरेटिज्म वाली बात कर रहे हैं, वही इंसर्जेंसी की बात कर रहे हैं, वही अलगाववादी बातें कर रही हैं। तो ये जो फीलिंग है वो केवल आपका अदर कॉन्स्टिट्यूशन के होने से, अदर फ्लैग होने से, पूरा देश इंडियन फ्लैग को सल्यूट कर रहा है, लेकिन वहाँ एक जम्मू कश्मीर का अलग से फ्लैग रखा जा रहा है। अगर ये बातें रखी जाती है तो फिर बात उठती है कि अमेरिका में जैसे आपका डबल फ्लैग चलता है, डबल कॉन्स्टिट्यूशन चलता है, अमेरिका में जितने 50 स्टेट हैं तो 50 के 50 स्टेट का अपना अपना फ्लैग है, अपना अपना कॉन्स्टिट्यूशन है। जबकि हम अमेरिका जैसे हम फेडरेशन नहीं है, हमारा फेडरेशन ना तो अमेरिका जैसा है ना ही किसी और के जैसा है। और अम्बेडकर जी ने इस बात को कहा भी था कि ना तो हम अब ब्रिटेन की तरह यूनिटी वाला कॉन्सेप्ट जिसको हम एकात्मक व्यवस्था बोलते हैं, और ना ही अमेरिका की तरह संघात्मक व्यवस्था लेके चल रहे हैं। रीज़न क्या था? देखिए, अम्बेडकर जी इसको बड़े अच्छे से बोला भी है, बात समझने वाली बातें हैं, बहुत डीपली भी नहीं जाऊंगा, लेकिन एक गहराई वाली बातें हैं। जब हम एकात्मक व्यवस्था को देखते हैं जो ब्रिटेन में, जिसको हम एक यूनिटी गवर्नमेंट बोलते हैं, वहाँ पर सारी पावर क्या होती है, सेंटर के पास में कॉन्सोलिडेटेड होती हैं। लेकिन जब हम अमेरिका में जाते हैं तो अमेरिका जो फेडरेशन बना था, वो फेडरेशन है कि जो संघ बना था वो एक समझौते के द्वारा बना था। 14 राज्य इकट्ठे हुए और बोले हम एक साथ रहेंगे, और एक साथ रहने के बाद उन्होंने एक अपना संविधान बनाया। उस संविधान में ये आज़ादी दी गई कि जो 14 राज्य हैं वो अपना अपना संविधान रखेंगे। बढ़ते बढ़ते 14 राज्यों के बाद और राज्य जोड़ते गए, 50 स्टेट हो गए। तो उनका जो कॉन्सेप्ट था वो फेडरेशन वाला था, क्योंकि समझौते का परिणाम था। बट हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो समझौते से नहीं बना। रीज़न क्या था? जिस समय पार्टीशन यानी कि आज़ादी हमको मिल रही थी, उस समय देखें तो हमारा भारत दो तरह से बटा हुआ था। एक तो थी हमारी रियासतें, करीब 40% भारत का जो क्षेत्र था वो रियासतों के पास में, यानी कि जो प्रिंसिप स्टेट थे, राजा वाजा जो थे, तकरीबन 565 रियासतें उस समय होती थी, जिसमें से 552 हमारे पास आई और बाकी पाकिस्तान के पास में गई। और ये बड़ी बधाई की मतलब ये बहुत बड़ी बात है कि पटेल जी ने 565 में से 552 नंबर लिए, ये बहुत बड़ी बात है। तो पटेल जी को मैं हमेशा इस बात के लिए मतलब दिल से, मन से एक होता है श्रद्धा का भाव भी, और एक भारत की यूनिटी के लिए। और एक वीपी मेनन साहब जो उस समय गृह सचिव थे, जो पटेल जी के साथ हमेशा इसमें जुड़े, इस कार्य में जुड़े रहे। बाकी आपका उनके साथ चले गए। एक तो रियासत, और दूसरा क्या था, जो विदेशी कंट्रोल था। और हमारे यहाँ विदेशी 3 कंट्रोल थे। एक तो था आपका फ्रांसीसियों का कंट्रोल हमारे यहाँ पर था, एक आपका था आपका ये जो पुर्तगालीस का हमारे यहाँ कंट्रोल था, और तीसरा ब्रिटिश का कंट्रोल था। हालांकि फ्रांसीसीस थे या आपका जो पुर्तगालीस थे वह बहुत छोटा सा एरिया था। पुर्तगालियों के पास आपका गोवा, दमन दीव, दादर नगर हवेली, इनके पास चंद्रनगर है, कराईकल है, यमन माहे कराईकल, और आपका पांडेचेरी, वो क्या नाम है ये आपका पुदुचेरी, ये आपका फ्रांसीसियों के पास होता था, बाकी ब्रिटिश के पास होता था। तो जो ब्रिटिश था, ब्रिटिश ने तो अपनी सत्ता का हस्तांतरण हमको किया था, यहाँ कोई समझौता नहीं हुआ। जो ब्रिटिश भारत की ज़मीन थी, तकरीबन 55% के आसपास उनकी ज़मीन बैठती थी, उन्होंने हमको सत्ता का हस्तांतरण किया। पुर्तगालियों और फ्रांसीसियों के साथ क्या था, जो फ्रांसीस के साथ हमने कहा भाई आप भी अब खाली करो, ब्रिटिश निकल गए, अब आप भी निकलो। फ्रांसीसियों ने पहले तो मना किया, फिर कहा ठीक है करते हैं, लेकिन हम प्लेबसाइट करते हैं। इन्होंने प्लेबसाइट कराया। चंद्रनगर में जब प्लेबसाइट हुआ तो करीब 5000 जो वोट थी वो भारत के पक्ष में, 5000 लगभग के आसपास, और 100 के आसपास मिली थी फ्रांसीसियों को।
इससे हमको क्या हुआ, चंद्रनगर जो आज पश्चिम बंगाल का हिस्सा बना वो हमारे पास में आया, चंद्रनगर आया। ऐसे ही आपको जो कराईकल यमन माहे जो था, अब कराईकल यमन माहे यहाँ पर जनता ने विद्रोह किया, जनमत संग्रह एक जगह तो हुआ था, एक जगह आपका जनमत संग्रह नहीं हुआ। हम देखें तो आपका यमन कराईकल माहे की अगर हम बात करते हैं तो वहाँ पर जनमत संग्रह नहीं हुआ, जनता के विद्रोह से 1954 में हमसे मिल गया। फिर अगर हम पांडेचेरी और कराईकल की बात करें, वहाँ पर जनमत संग्रह हुआ, उसमें भी भारत को क्या सब लोगों ने पसंद किया। लेकिन जो पुर्तगाली थे उन्होंने मना कर दिया कि हम तो नहीं जाएंगे। गोवा में हमने 19 दिसंबर 1961 को ऑपरेशन विजय किया। पूरा देश 15 अगस्त को बनाता है इंडिपेंडेंस डे, लेकिन गोवा में इंडिपेंडेंस डे बनता है 19 दिसंबर को, क्योंकि वो 19 दिसंबर को भारत के द्वारा आज़ाद हुए। दादर नागर हवेली दमन दीव में स्थितियाँ कुछ और रही, वहाँ पे विद्रोह हुआ, लेकिन वहाँ जनमत संग्रह नहीं हुआ, जनमत संग्रह वहाँ भी नहीं हुआ, और वो भारत से क्या हुआ, विलय हुए, जनता के द्वारा मिलाया गया। तो आप देखिए हमारे यहाँ चाहे ब्रिटिश का लैंड हो, चाहे आपका पुर्तगाली का हो या आपका फ्रांसीस का हो, सबका सब सत्ता का हस्तांतरण हुआ, समझौता नहीं हुआ। और फिर हम रियासतों की बात करें, इसमें जम्मू कश्मीर का मसला देखिए, आप जैसे 565 में से कुछ तो पाकिस्तान को ज्वाइन की, 549 जो थी वो भारत को ज्वाइन की थी। हालांकि इसमें बहुत सारी रियासतें ऐसी थी जो बहुत ही उत्साह के साथ भारत से मिली थी, कुछ ऐसी थी जिनको पटेल जी ने समझाया था, कुछ को धमकाया भी था। बहुत सारी किस्से कहानियाँ हैं, राजस्थान के कई सारे राजा हैं, जैसलमेर के थे, जोधपुर के थे, उनको धमका के, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हुआ था। तीन रियासतों का मामला उलझा था, जूनागढ़, हैदराबाद और कश्मीर। अब इसकी भी कहानी भी हम कश्मीर पाएंगे, लेकिन मैं पहले थोड़ी सी बात आपको बता दूं। उस समय क्या था कि ब्रिटिश ने 2 डॉक्यूमेंट बनाए थे, 2 डॉक्यूमेंट। एक तो बनाया था स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट और एक बनाया था इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को हिंदी में यथास्थितिवादी समझौता, और अगर हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन को, विलय पत्र इसको बोलते हैं। उसमें यह था कि जो भारत और पाकिस्तान किसी को भी ज्वाइन करना चाहे तो विलय पत्र पर साइन करे, उसके साथ वो चला जाए। और दूसरा डॉक्यूमेंट ये था कि अगर वो ये तय नहीं कर पा रहा है कि मुझे भारत के साथ जाना है, पाकिस्तान के साथ जाना है, तो वो एक यथास्थिति स्टैंड स्टिल समझौता अपना कर ले। उस विलय पत्र के अंदर जितनी भी रियासतें थी सबके साथ एक ही डॉक्यूमेंट था। उसमें सिर्फ तारीख चेंज होती थी, रियासत का नाम लिखा जाता था, राजा का नाम लिखा जाता था, और साइन होते थे राजा के, और जो वहाँ पे ब्रिटिश जो हमारे माउंटबेटन साहब थे गवर्नर, उनके साइन होते थे। ये डॉक्यूमेंट चाहे राजा हरि सिंह ने साइन किया हो, उन्होंने इस पर किया था, सबने इस पर साइन किया था। तो कुल मिला के बात ये थी कि हमारे यहाँ कोई समझौते का परिणाम नहीं था, तो हम अमेरिका जैसा क्या नहीं बने, फेडरेशन नहीं बने। तो अमेरिका में एक्सेप्ट हो सकता है कि वहाँ 2 फ्लैग हो सकते हैं, 2 कॉन्स्टिट्यूशन हो सकते हैं, लेकिन इंडिया में ये बात बिल्कुल भी स्वीकार्य नहीं है। और अगर हम कश्मीर में विलय पत्र के साइन के बाद भी अगर वहाँ पर दूसरा संविधान और दूसरा फ्लैग देते हैं, तो फिर 549 रियासतें थी, उनको भी तो फिर तो उनको भी देना था, उनको नहीं दिया तो कश्मीर में क्यों देना है। तो ये कहीं ना कहीं इस प्रकार के उस समय के राजनीतिक मसले रहे जिनके कारण ये मामला उलझा। तो मैं कहूँगा कि किसी भी तरीके से 370 का होना ये राष्ट्र की एकता अखंडता के लिए एक देश, एक संविधान, एक प्रधान, एक निशानी होना चाहिए। तो ये अखंडता और एकता की सारी जिम्मेदारी, सारा ठेका सरकार ने ले रखा है। नागरिक के तौर पर कश्मीरियों की कोई जिम्मेदारी नहीं है, कश्मीरी नेताओं की कोई जिम्मेदारी नहीं है। अगर वो 370 को बहाल करते हैं तो किस बिहाफ पर कर रहे हैं? कुछ तो उनके पास आधार होगा ना कि अगर हम ऐसा करेंगे तो वो लोग खुश हो जाएंगे, या वो तबका, वो किसे खुश करना चाह रहे हैं? फिर देखिए, खुश करने की बात देखो क्या होता है कि जैसे हम किसी भी समाज को अब देखें, भारतीय समाज में किसी को भी देखें, अगर कोई भी प्रावधान लागू होने से किसी समाज को कोई बेनिफिट होता है, देखिए पब्लिक का एक भी लाभ समझिए, जिसको लाभ मिलेगा, कुछ भी लाभ मिलेगा, तो वो उसके लिए तो क्या होगा, प्रसन्नचित्त तो होगा। लेकिन होता क्या है कि जब हमने दिखाया कि 370 हटा, और हटने के बाद जो कश्मीरियों को लाभ हुआ है, तभी तो हम देख रहे हैं कि कश्मीर में आज इंडिपेंडेंस डे बनाया जा रहा है। ये लोग तो, कई लोग ये कहते थे कि खून की नदियां बह जाएगी अगर इंडियन फ्लैग को कहा। एक फारूक अब्दुल्ला का आपने नाम सुना होगा, तो कहते थे कि मोदी का कोई भी आ जाए 370 को छू नहीं सकते, छू दिया तो यहाँ पर हम खून की नदियां बहा देंगे, ये लोग बोला करते थे। आज क्या हुआ? आज ये हुआ कि जम्मू कश्मीर का जो रेवेन्यू है 31% इंक्रीज हुआ है। जम्मू कश्मीर की जो जीडीपी है वो 8%, जबकि पूरे भारत की जीडीपी 7%। ये रिजल्ट मिल रहा है। वहाँ टूरिज्म इतना गया जो पिछले 75 साल में टूरिज्म कभी नहीं गया। नहीं, और मुझे ना ऐसा लगता है निपुण जी कि वहाँ के जो
छोटी छोटी दुकानों वाले लोग हैं, या अगर मैं एग्जांपल की बात करूं जो छोटे छोटे वहां पे बिजनेस करते हैं, डल झील पर जो अपनी बोट चलाते हैं, वो लोग इतने अच्छे से वेलकम करते हैं बाहर के टूरिस्ट का। मतलब आप ये समझ लीजिए, मैं पश्चिम से आती हूँ और रात के 12 बजे आज भी योगी राज में भी एक बार को ये लगेगा कि जाऊं या नहीं जाऊं। कश्मीर में रात के 11:30 बजे भी वो लोग ये कोशिश करते हैं कि अगर ये हमारा टूरिस्ट है और बाहर से आया हुआ है तो ये अनसेफ इतना सा भी फील ना करे। चप्पे चप्पे पर हमारे फौजी तैनात ही हैं, वहां पर पेट्रोलिंग होती है। मतलब मैंने ये सब चीजें खुद देखी हैं, बदलाव मैंने लाल चौक पर जाकर देखा है, सब चीजें देखी हैं कि कैसे है। लेकिन फिर मेरा सवाल वही वैसा का वैसा ही बना हुआ है, उसका जवाब मुझे कहीं से नहीं मिल पाता। जवाब मतलब सवाल ये है कि कश्मीरियों में भी तो इस बात का आभास होगा ना कि अब हमें फिर से 370 नहीं चाहिए, अब हालात ठीक हैं, हमें दूसरा झंडा नहीं चाहिए, और जो इस चीज को लाने की सोच रहे हैं हमें वो भी नहीं चाहिए। नहीं, देखिए क्या होता है ना, कश्मीर की अगर हम बात करेंगे तो कश्मीर की 3 डिस्ट्रिक्ट्स हैं जो साउथ कश्मीर है, वहाँ पे आपको एक प्रॉब्लम दिखेगा कि हमको सेपरेट होना है, हमको अलग होना है और आज़ाद होना है। उनको ये भी नहीं कि पाकिस्तान से मिलना है, हमको फ्रीडम चाहिए, आज़ादी चाहिए। और वो एक पर्टिकुलर एरिया है थोड़ा बहुत, जो मैं साउथ आपको साउथ कश्मीर जो कहा, जम्मू भी नहीं, लद्दाख भी नहीं, केवल कश्मीर में साउथ कश्मीर जो है, तो वहाँ पे आपको करीब 3 डिस्ट्रिक्ट हैं जहाँ पर इस तरह का इशूज़ मिलेगा। और वो भी इशू क्या है कि जो 2-3 ये फैमिलीज़ हैं, ये पूरा पावर का सेंटर अपने पास में रखना चाहते थे, इसलिए इस प्रकार का ये मूवमेंट वहाँ पे चलाना चाहते हैं, जबकि आम जनता को इससे लेन देना नहीं है। जैसा भी आपने कहा, आप सोचिए किसी राज्य के अंदर 2020 में हम कोरोना के बाद 2022 की बात करें तो 1,62,00,000 टूरिस्ट वहाँ पर गया। 1,62,00,000 टूरिस्ट का मतलब है कि अगर एक टूरिस्ट ने 10,000 भी वहाँ पे खर्च किया होगा तो आप समझ सकते हैं कि टूरिस्ट से वहाँ के जो लेक्स हैं या उस पर जो रेस्टोरेंट हैं, कपड़े हैं, वहाँ पे जो सॉल वगैरह मिलती हैं, जो उस तरह की चीज़ें सब हैं, वहाँ से खरीद के लोग आते हैं, खूब आते हैं। तो टूरिस्ट इतना ज़्यादा जो जन्नत, अब देखिए पूरे साउथ एशिया में कोई जगह ऐसी नहीं है जिस प्रकार से कश्मीर हमारा ब्यूटी है, सुंदर है, तो लोग इतने जाते हैं। तो डेफिनेटली बात है, कुछ राज्य ऐसे जिनका टूरिज्म से ही आपका क्या चलता है, पूरा उनका इकोनॉमी चलती है। तो जो गया तो वो तो प्रसन्नचित हैं, लेकिन होता क्या, ऐसा नहीं कि कश्मीर की सारी जनता, क्योंकि देखिए किसी भी जनता को उसको एक ही बात से मतलब होता है नम्रता जी, कि मेरा घर चले, मेरा परिवार चले, मैं सुख शांति से रहूं। लेकिन जब वहाँ पर इस प्रकार का अपराइजिंग होगा, जब इस प्रकार का इंसरेंसी होगा, तो उन सबके साथ में दिक्कत होती है। और इसमें मैं सेंट्रल गवर्नमेंट की बड़ी तारीफ़ करता हूँ कि जैसे उन्होंने पहले क्या किया, वहाँ जिला विकास परिषद के चुनाव कराए, और आप देखें जिला परिषद जब के चुनाव आपके हुए तो वहाँ पे बीजेपी को भी 75 सीटें मिली हैं। हाँ, जो एक आपका गुपकार ग्रुप जो बना था उपकार, उसको करीब 100 समथिंग सीटें मिली, बीजेपी थोड़ा ज़्यादा मिली, लेकिन ये सारी पार्टी के साथ हुई तब जाकर बीजेपी के लिए 75। और उससे क्या हुआ कि जो लोकतंत्र था, जो गांधी कहा करते थे कि लोकतंत्र कब होगा, जब आपका बिल्कुल नीचे स्तर तक लोकतंत्र जाएगा। वहाँ पहले क्या था, या तो ये महबूबा मुफ्ती वाला जो परिवार है ये बनेगा, या फारूक अब्दुल्ला का परिवार बनेगा, इनमें 2-3 में उड़ती रहती चीज़ें, नीचे तक लोकतंत्र गया नहीं था। लेकिन अब क्या हो, पंचायत लेवल पर भी आपके सरपंच बने हैं, उनके पास भी राजनीतिक शक्ति पहुंची है। आज स्थिति ये है कि वो सब भारत को पसंद करते हैं कि हमको भारत के साथ ही रहना है। रीजन क्योंकि उनको भी पावर में क्या मिला है, शेयरिंग मिली है। तो कोई भी जनता हो, चाहे आप हो, मैं हूँ, हम सब पावर में शेयरिंग चाहते हैं, हम सब अपना विकास चाहते हैं, डेवलपमेंट चाहते हैं। लेकिन इस तरह के मुद्दे बनाकर, इशू बनाकर, तो कुछ परिवार अपने मुद्दों को उठाना चाहते हैं। और आपने देखा जैसे चुनाव की घोषणा की वहाँ पर बातें हुई तो वहाँ पर मिलिटेंसी ज़्यादा बढ़ी है। वो शो करने का ये प्रयास है कि कश्मीर 370 हटने के बाद भी शांत नहीं हुआ है, लेकिन आम जनता तो विकास के पथ पे चल रही है। जैसे मैं टूरिज्म का एग्जाम्पल दिया, 31% रेवेन्यू का बढ़ जाना, ये एग्जाम्पल है वहाँ के डेवलपमेंट का। इतने ज़्यादा वहाँ पर इन्वेस्टमेंट आपकी हुई, G20 का वहाँ पे समिट हुआ। और आपको मैं इंटरेस्टिंग बताऊँ कि जिस दिन G20 का समिट था तो वहाँ जो विदेश मंत्री पाकिस्तान का बिलावल भुट्टो, वो जाकर POK में बिलबिला रहा था। किस लिए बिलबिला रहा था कि जाके कुछ करो कश्मीर के अंदर, जाके कुछ करो, वहाँ G20 समिट हो रहा है। पत्ता नहीं हिला वहाँ पर, एक पत्ता नहीं, वहाँ से कोई आ भी नहीं पाया। क्यों? उसका भी रीजन है कि पाकिस्तान के अगेंस्ट हम पहले क्या था, डिफेंसिव पोजीशन में रहते थे, लेकिन जैसे ये गवर्नमेंट आई 2016 के बाद, जब उरी अटैक हुआ, उरी के बाद फिर हमने सब जगह स्ट्राइक किया, हमने डिफेंसिव के जगह अग्रेसिव मोड लिया। यानी कि अब हम अटैकिंग मोड में आ गए। अटैकिंग मोड का रिजल्ट क्या निकला कि पाकिस्तान की ओर से मिलिटेंसी कम हुई। लेकिन जैसे ही चुनाव की बातें होती है तो यहाँ पर इंटरनल भी पाकिस्तान की ओर से भी, चीन की ओर से भी, क्योंकि चीन को भी इशू है, चीन के बहुत सारे इशू हैं
क्योंकि चीन को लगता है कि भारत ने जिस कश्मीर को 370 को जो समाप्त किया, पाकिस्तान कुछ नहीं कर पाया। पाकिस्तान की सेना तो ये बोलती थी नम्रता जी कि हम अगर भारत ने 370 को छुआ तो हम ईंट से ईंट बजा देंगे, और उस पाकिस्तान की आर्मी की हालत ख़राब कर दी। हम लोगों ने हिम्मत नहीं हुई कि 370 हटने के बाद कुछ एक्टिविटी कर दें। इमरान खान उसमें पीएम थे और बहुत बड़ी संख्या में पाकिस्तान पीओके से, मुजफ्फराबाद से काफ़ी बड़ी संख्या में लोग चले भारत के बॉर्डर की ओर। इमरान खान का पब्लिकली स्टेटमेंट आया कि मत जाना, अगर घुसे वहाँ पर तो भारत तुमको गोली मार के आतंकवादी करार दे देगा। तो पाकिस्तान का डिफेंसिव पोजीशन समझे, पाकिस्तान की आर्मी कुछ नहीं कर पाई। और आज की तारीख में पाकिस्तान क्या है? पाकिस्तान है अब चीन का एक प्रॉक्सी किसको बोलते हैं? कि जब कोई देश डायरेक्टली वॉर ना करे और किसी और के थ्रू छुटपुट घटना कर वहां के विकास को विरोध करे, उसको प्रॉक्सी। जैसे मतलब चाइना पाकिस्तान के कंधे पर रखकर बंदूक चला लेगा। बिल्कुल, चाइना पाकिस्तान के कंधे पर। वो चाहता है कि भारत में डिस्टरबेंस रहे और कश्मीर का मसला सुलझे नहीं, क्योंकि इसमें दो बातें हैं। कश्मीर का मसला सुलझेगा तो फिर अक्साई चीन की बातें भी होंगी कि भाई अब इसकी बात करो। बिल्कुल। इधर हम पीओके ले लेंगे तो फिर उसकी बात, क्योंकि पूरा इंटीग्रिटी तो कश्मीर वाली बात, एक तो बात ये। और दूसरा क्या है कि चीन पाकिस्तान के माध्यम से भारत में डिस्टरबेंस करना चाहता है, खुद ना कर पाकिस्तान के थ्रू करना चाहता है। और पाकिस्तान के लिए कश्मीर इतना सेंसिटिव मुद्दा है कि उन्हें, उनका कहना यह है कि कुछ भी हो जाए हमको कश्मीर मिल जाए बस। 4 बार लड़ाई लड़ा हमसे पाकिस्तान, 47, 65, 71, हालांकि वो उसके लिए नहीं था, लेकिन मीडिया में 71 रहा, क्योंकि 71 तो पूरा बांग्लादेश मुक्ति के लिए था। लेकिन कश्मीर का मुद्दा, लड़ाई भले ही नहीं हुई। फिर 99, 4 बार लड़ाई होने के बाद भी पाकिस्तान कश्मीर नहीं ले पाया। उसके बाद अब देखें 89 से जो कश्मीर के अंदर जो मिलिटेंसी प्रारंभ हुई, वो पूरा का पूरा शुरुआत की गई थी पाकिस्तान के द्वारा। पाकिस्तान का जो मैटर क्या था कि अफगानिस्तान के अंदर जब यूएसएसआर गया, एक्चुअली 1979 में यूएसएसआर एंट्री करता है अफगानिस्तान के अंदर फॉर द सपोर्ट ऑफ द गवर्नमेंट। सोशलिस्ट गवर्नमेंट बनी थी अफगानिस्तान के सपोर्ट में। तो अमेरिका को पाकिस्तान के लिए बड़ी तकलीफ की बात थी। अमेरिका के लिए तकलीफ की बात ये थी कि उसमें कोल्ड वॉर चल रहा था, और जब कोल्ड वॉर चल रहा है तो कोल्ड वॉर के दौरान अमेरिका नहीं चाहता था कि रशिया की पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो। रीज़न, क्योंकि आप जब यूएसएसआर को देखते हैं तो अफगानिस्तान से ऊपर पूरा आपका क्या था? यूएसएसआर था। और यूएसएसआर जो आज सेंट्रल एशिया हम देखते हैं, ये यूएसएसआर का बहुत बैकवर्ड इलाका था। रीज़न ये कि इससे कनेक्ट होकर कोई भी ओशन नहीं जुड़ता था। आप रशिया का अगर डेवलपमेंट एरिया देखेंगे तो जो आपका यूरोप वाला बेल्ट है रशिया का, जहाँ पे आज यूक्रेन एंट्री कर गया, कुर्श वाला इलाका जो है, उस इलाके में उसका बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है, उसकी रिचनेस है, उसकी पब्लिक जो है ज़्यादातर जो डेंसिटी वहाँ पर है। ईस्ट वाले रशिया में भी नहीं है और साउथ में भी ऐसा नहीं था। तो रशिया हमेशा चाहता था कि मैं अगर अफगानिस्तान के थ्रू बैठ जाऊं तो मैं सीधा जाके अरब सी में जाके बैठूंगा। तो अरब सी में बैठूंगा तो मैं यहाँ से क्या कर सकता हूँ? कनेक्टिविटी कर सकता हूँ। तो रशिया उस इंटरेस्ट में आया। तो अमेरिका को लगा इससे तो आपका स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई, किसकी? आपकी, रशिया की स्ट्रॉन्ग पोजीशन हो गई। इधर पाकिस्तान को क्या लगा? पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक विवाद है डूरांड लाइन का। पूरा जो बॉर्डर है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में एक डूरांड लाइन है जो ब्रिटिश के टाइम में खींची गई थी। और जो अफगानिस्तान की जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन है वहाँ पर है पख्तून, पश्तून, पठान, अफगान, इन्हीं को कहा जाता है। और उन्हीं के नाम पर है पश्तूनिस्तान और अफगानिस्तान। अच्छा। पश्तून कम्युनिटी कहते हैं कि हम डूरांड लाइन को नहीं मानेंगे। यहाँ तक कि जब तालिबान रिजिम आया है, 96 में भी आया और अब भी आया, वो आज भी इस बात को मानने को तैयार नहीं कि डूरांड लाइन हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर है। और वो दावा करते हैं जो वो पाकिस्तान का खैबर पख्तूनख्वा जो प्रोविंस है और बलूचिस्तान का बहुत बड़ा एरिया, कि ये एरिया हमारा है, वापस दो, और डूरांड लाइन इधर होनी चाहिए। तो पाकिस्तान को चिंता ये हुई कि अगर रशिया के यहाँ पे बैठ गया तो आने के बाद डूरांड लाइन की बात करेगा, डूरांड लाइन को मान्यता देंगे और खैबर पख्तूनख्वा वापस अफगानिस्तान में मिलाओ। तो पाकिस्तान अमेरिका एक होते हैं और वहाँ पर रशिया के अगेंस्ट वहाँ पर एक मिलिटेंसी शुरू करते हैं। मुजाहिदीन बनाए जाते हैं। मुजाहिदीन यानी कि धार्मिक योद्धा। अच्छा। मतलब खुद पाकिस्तान के जो समय विदेश मंत्री थे वो खुद अफगानिस्तान के बॉर्डर पे जाके एक हाथ में AK-47, एक हाथ में कुरान, कि कुरान की कसम है तुम मिलिटेंसी करो। मुजाहिदीन वहाँ तैयार किए। परिणाम ये हुआ कि यूएसएसआर को वहाँ से निकलना पड़ा 10 साल के अंदर। उसका एक रीज़न ये भी था कि रशिया के अंदर खुद वहाँ पर क्या था, आपका अंदर डिस्टर्बेंस शुरू हो गया था, क्योंकि आप जानते हैं 90 में यूएसएसआर के भी टुकड़े हो गए थे। तो 89 में यूएसएसआर ने सेना को खाली किया। पाकिस्तान ने इसको शाबाशी दी कि हमने तो कमाल कर दिया, एक सुपर पावर को हमने भगा दिया। तो जो मुजाहिदीन तैयार किए थे अब वो खाली, उनका काम तो खत्म हो गया, क्योंकि रशिया को भगाना खत्म हो गया। उस मिलिटेंसी को उन्होंने कश्मीर के लिए यूज़ करा
और 90 में आपको पता होगा एक घटना भी हुई थी हमारे यहाँ, पूरा इस्लामीकरण करने का प्रयास किया, जिसमें उन्होंने पहले सबसे पहले टारगेट किया कश्मीरी हिंदुओं को, जिनको कश्मीरी पंडित भी लोग बोलते हैं। मैं इनको कश्मीरी हिंदू बोलता हूँ, पंडित कुछ नहीं, हिंदू हिंदू है। तो हिंदुओं को टारगेट किया और लाखों की संख्या में रातों रात 19 जनवरी 1990 और 20 जनवरी 1990 लाउड स्पीकर वगैरह लगाकर मिलिटेंसी जब स्टार्ट हुई, तो वहाँ से आप देखेंगे बनजीर भुट्टो समय पीएम थी पाकिस्तान की, उनका भाषण मैंने सुना था। वो भाषण में कहते कि आप जाओ, ओपनली बोल रही हैं, और वहाँ से फिर पूरा कश्मीर का इस्लामीकरण हुआ और कश्मीरी जो हिंदू थे वहाँ से निकले। तो ये पूरा पाकिस्तान अमेरिका का एंगल, और अमेरिका का अब से नहीं, आप स्टार्टिंग से देखें। जब हम देखते हैं कि शेख अब्दुल्ला जब वहाँ के पीएम बनते हैं कश्मीर के, तो अमेरिका का न्यूयॉर्क टाइम्स लिखता है कि कश्मीर स्वतंत्र होना चाहिए। ब्रिटेन के उस समय के जो एटली साहब पीएम थे, वो भी उस समय 1952 में आपका भाषण बोलते हैं कि कश्मीर जो है ना तो पाकिस्तान में जाना चाहिए और ना ही जाना चाहिए कहाँ पर, आपका भारत में जाना, स्वतंत्र रहना चाहिए। और यही नीति कुछ आपकी ओबामा की भी थी। ओबामा ने तो ये तक किया कि ये जो दो देश हैं, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और साथ में कश्मीर को जोड़ा, कि इन तीनों की जो नीति होनी चाहिए अमेरिका को, तीनों को सोच के बनानी चाहिए एक जैसी नीति। भाई भारत में विरोध क्या ये कश्मीर का आप कैसे इसमें इन्वॉल्व कर रहे हैं? आप अफगानिस्तान पाकिस्तान की सोचिए, कश्मीर तो हमारा है, इस बार हम सोचेंगे, तब जाके उन्होंने नीति को वापस लिया। नहीं तो ओबामा प्रशासन है तो हमेशा आप देखेंगे इस मुद्दे को इंटरनेशनल भी बढ़ाया गया। बिल्कुल, चाहे वो अमेरिका की बात करें, चीन के अपने इंटरेस्ट हैं, क्योंकि चीन तो उसी बेल्ट से अपना सीपैक लेके जा रहा है, जो पाकिस्तान के ऑक्युपाइड क्षेत्र जो है, जो उसने इलीगल कब्जा किया पाकिस्तान ने, वहाँ से चीन अपना सीपैक लेके जा रहा है, जिसका हमने विरोध किया। हमारे सीपैक के विरोध करने का कारण ही यही है कि तुम हमारी सोवरेंटी का सम्मान नहीं कर रहे हो, जिसने इलीगल कब्जा किया हुआ है आप उस एरिया से लेके जा रहे हैं। तो ये मैटर इस प्रकार से उलझा पूरा विदेशी शक्तियों का, पाकिस्तान का, कश्मीर के अंदर जो इंटरनल नेता हैं जिनको अपनी रोटी सेकनी, अपनी पॉलिटिक्स चलानी है, तो बहुत बड़ी कहानी इसमें जुड़ जाती है। नहीं तो ये मान के चल सकते हैं कि अब देखिए, कांग्रेस को कमजोर तो नहीं माना जा सकता। इन लोकसभा चुनावों में नतीजे सबने देखे हैं, बहुत हद तक कमजोर नहीं है कांग्रेस। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ गठबंधन सक्सेसफुल होता है कश्मीर में, मान लीजिए विधानसभा चुनावों में अच्छे नतीजे आते हैं, तो क्या ऐसा हो सकता है कि आर्टिकल 370 बहाल कर दिया जाए? कदाचित भी नहीं। देखिए, ये तो अब पॉसिबल नहीं है। एक चीज़ में पॉसिबिलिटी है, अगर मैं इसको बताऊं आपको, संसद अगर चाहेगी, पार्लियामेंट, तो ये हो सकता है कि 370 बहाल हो सकता है। और संसद भी कब चाहेगी? जब संसद के दोनों हाउस में, लोकसभा राज्यसभा में एक पार्टी की मेजोरिटी होगी। और मुझे नहीं लगता है कि अब इस प्रकार का माहौल बनेगा। अब देखिए, जब हम मोदी इरा में हम बात करें तो मोदी 2014 में 19 में आके उनको राज्यसभा में मेजोरिटी मिली थी, और अब जिस प्रकार से गठबंधन का दौर शुरू हुआ है, तो अभी तो हो सकता है कि आगे लंबा चले। अब मुझे नहीं लगता कि कांग्रेस कभी भी इस स्थिति में आ पाएगी जिस प्रकार की पॉलिटिक्स अब भारत में हो चुकी है कि वो क्लियर मेजोरिटी अपने दम पर लेकर आ जाए। लोकसभा में लेकर भी अगर आ गई, वैसे मुझे उम्मीद कम है, राज्यसभा में नहीं ला सकती है, और जब तक वो राज्यसभा मेजोरिटी नहीं होगी तो 370 दोबारा से आपका नहीं हो सकता। ये तो बात है। और विधानसभा का तो इसमें कुछ मैटर नहीं रहा है, इसलिए नहीं रहा है मैटर क्योंकि जब 2019 में हुआ तो 4 बिल लाए गए थे 2019 में, जब 5 अगस्त की घटना जो थी पूरी, उसमें पहले तो प्रेसिडेंट का आदेश जारी हुआ। उस आदेश से आर्टिकल 35A था, उसको रिमूव किया गया, उसको हटाया गया। अभी आप 35A के मैं बताऊंगा, बता दूं आपको, 35A बताऊंगा आपको। तो 35A वहाँ से हटा दिया गया प्रेसिडेंट के आदेश से। दूसरा, उसके बाद क्या हुआ कि आपका 370 को हटाया गया, फिर उसके बाद 2 आपके प्रस्ताव लाए गए, फिर एक संकल्प लाया गया, और फिर बाद में आपका जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल लाया गया। जो आपका बाद में 2 प्रस्ताव लाए गए और संकल्प जो लाया गया, उसके माध्यम से जम्मू कश्मीर को अन्य स्टेट की भांति बना दिया गया, जैसे अदर स्टेट है। और 2019 में जो आया है, जो बाद में आपका लास्ट में जम्मू कश्मीर पुनर्गठन बिल जो आया, उसके तहत जम्मू कश्मीर को एक यूटी बनाया गया, लद्दाख को एक यूटी बनाया गया। जम्मू कश्मीर को जो यूटी बनाया गया वो आर्टिकल 239A के तहत बनाया गया। आर्टिकल 239 के तहत बनती हैं यूटी सब के सब, ध्यान सुनिएगा। 239 के तहत बनती है सारी यूटी, जितनी हमारी यूटियाँ सब 239 के तहत हैं। 239A और 239AA के तहत ये 2 यूटी रखी गई हैं। 239A के तहत है पुदुचेरी, अच्छा पुदुचेरी, और 239A के तहत है दिल्ली,
और आप देखते हैं दिल्ली के सीएम हो या पांडिचेरी के सीएम हो, दोनों क्या करते हैं, दोनों की हमारा कुछ पावर नहीं, हमारे पास कुछ पावर नहीं है, उपराज्यपाल सारी चीज़ें कर दे रहे हैं। तो जो वो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन जो अधिनियम आया, उसके थ्रू क्या हुआ है कि 239A में रखा गया है जम्मू कश्मीर को, लद्दाख को रखा गया है 239 में, केवल 239 में, और ए में रखा गया है पुदुचेरी वाला स्टेटस है जम्मू कश्मीर का। इसका मतलब क्या हुआ कि वो यूटी भी होगा, साथ में विधानसभा भी होगी। अच्छा, इससे क्या होगा कि विधानसभा जरा सा कुछ उछल कूद करे तो जब चाहे सेंटर क्या कर सकता है, वहां पर सारी पावर एंड पास, मतलब दिल्ली वाला सीन ना, दिल्ली वाली स्थिति है। तो वो तो विधानसभा ठीक है, पब्लिक में बनाने के लिए, माहौल बनाने के लिए, पॉलिटिक्स करने के लिए, कुछ भी कहें, ये सिर्फ पॉलिटिक्स करने के लिए मुद्दा उठाया जा सकता है इन चुनावों में। विधानसभा की तो इसमें कोई रोल ही नहीं है। संसद अगर चाहे वो भी कब, जब दोनों सदन के अंदर मेजोरिटी हो तब संभव है। अच्छा, सवाल उठाया अमित शाह ने कि क्या कांग्रेस अब वही सारी चीजें करेगी जो फारूक अब्दुल्ला या उनकी पार्टी करती है। मसलन एक सवाल अमित शाह की तरफ से उठाया गया है कि पत्थरबाजों के परिवारों में से किसी एक को नौकरी मिले, इसका समर्थन फारूक अब्दुल्ला ने किया है। तो पूछा जा रहा है कांग्रेस से, राहुल गांधी से, कि क्या आप भी इसका समर्थन करेंगे। जैसे अगर हम बात यूपी की करें, बुलडोजर एक्शन होता है, सबको पता है, तो प्रियंका गांधी, क्या बहुत सारे लोग सवाल उठाते हैं कि नहीं होना चाहिए। जम्मू कश्मीर में अगर मान लीजिए होता है, सत्ता में आ जाते हैं, अपने लेवल पर वो ये चीज़ अगर लागू करते हैं, कितना हानिकारक होगा उस पूरे राज्य के लिए, और जनता को ये चीज़ समझाएंगे कैसे। देखिए, अगर आप खुद सोचिए, पत्थरबाजों को अगर नौकरी देने की बात नहीं, पत्थरबाजों के परिवार की क्या गलती है, ये कॉन्सेप्ट है फारूक अब्दुल्ला का या एनसी का, नेशनल कॉन्फ्रेंस का। आप ये बताइए, पत्थरबाज कहाँ से आते हैं। देखिए, आप सिंपल बात समझिए, मैं तो पत्थरबाजी नहीं किया कभी, आपने भी नहीं की होगी, कोई भी नहीं करेगा। क्यों नहीं किया हमने कभी सोचा, आपने विचार किया। इसको मैं बोलता हूँ कि जितने भी क्रिमिनल बनते हैं, जैसे अभी आपका कलकत्ता वाला मैटर हुआ, कहीं भी आप क्रिमिनल को देखिए, कभी आप गंभीरता से विचार करें, मैं मानता हूँ कि कहीं ना कहीं इनके समाजीकरण, सोशलाइजेशन जो होता है, उसमें कमी रहती है, जिस वजह से वो क्रिमिनल बनते हैं। या तो परिवार की ओर से सही तरीके से आपको क्या नहीं दिए गए हैं, संस्कार नहीं दिए गए, परवरिश आपकी ठीक नहीं है, फिर आपका जो स्कूलिंग कॉलेज हुआ, वहाँ से आपको सही तरीके से आपको कुछ ना कुछ गलत चीज़ें मिली हैं, या गलत तरीके से आपको ट्रीट किया गया, तो आप बिगड़े। तीन ही तरीके से बच्चा बिगड़ता है। 12 साल तक पूरा प्रभाव बच्चों पर रहता है, पूरे परिवार का। 12 साल के बाद उसका प्रभाव पड़ता है उसके कॉलेज का, स्कूल का, सबका, दोस्तों का, सबका प्रभाव पड़ता है। फिर उसके बाद प्रभाव पड़ता है सोसाइटी का और नेशन का। तो अगर हम ये कहें कि परिवार की गलती नहीं है, तो परिवार को नहीं पता होना चाहिए। हमारे पिताजी, अगर हम कहीं कुछ गलत करने जाते, पिताजी बोलते कैसे करने तुम गए, किस प्रकार से तुमने गलती की। एक बार बचपन मुझसे गलती, मैं वो गलती तो नहीं बताऊंगा, हो गई, तो पिताजी ने अच्छा खासी मार लगाई थी मेरे को, खूब पकड़ के मारा था कि खूब डंडों से मार, तो उसके बाद फिर वो गलती कभी दोहराव नहीं हुआ मेरे द्वारा। अब देखिए, ये बात आपके स्टूडेंट सुन रहे होंगे तो नहीं, वो नेचुरल है। हाँ, ये बात बिल्कुल सही है। अब मार लगनी भी चाहिए। मैं तो मानता हूँ हमेशा कि उनकी वो डांट, उनकी वो मार याद आते हैं पिताजी की, बहुत ज़रूरी था वो सब चीज़ें। नहीं होता तो बचपन में बच्चों को कहाँ पसंद होता है इंजेक्शन लगवाना, और बचपन में जब बच्चों को इंजेक्शन लगते थे, बच्चे बहुत चिल्लाते हैं। पर आप कभी गंभीरता से सोचता हूँ कि बच्चों को वो जब इंजेक्शन ना लगें तो आज हम खड़े ना हो पाएँ, पोलियो के शिकार हो जाएं। हम बचपन में रोते थे कि मम्मी इंजेक्शन क्यों लगवा रही हो, दुश्मन लगता था डॉक्टर हमको, मम्मी दुश्मन लगती थी, पापा दुश्मन लगते थे। लेकिन आज ये बिल्डिंग जो खड़ी है, ये उन्हीं की देन है। तो मैं, ये बिल्कुल गलत बात है कि परिवार का दोष नहीं। क्यों दोष नहीं परिवार का? परिवार को नहीं जानना चाहिए? कल को हमारी अगली जनरेशन हमें इसकी जिम्मेदारी नहीं लेनी चाहिए? ऐसे थोड़ी होता है। आप खुद बताइए भाई, हमारे गार्जियन ने जैसा हमको बनाया वैसे ही तो हम है ना, हम तो कच्चे मिट्टी थे। आगे अगली जनरेशन को हम जैसा बनाएंगे वैसे बनेंगे। तो परिवार का दोष है, ये आप नहीं कह सकते। नहीं, आप परिवार को बोलना चाहिए, समझाना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, बच्चे को समझाना चाहिए। कैसे दिशा भ्रमित हो जाएगा बच्चा? ये तो कोई एक्सक्यूज नहीं हुआ। मैं तो इस बात को समर्थन नहीं करता हूँ, क्योंकि मैं मानता हूँ कि अपराधी कोई बनता है, वो समाजीकरण की प्रक्रिया गलत हुई होती है तो अपराधी। हालांकि हमारा जो पूरी सोसाइटी है वो एक तरीके से, दो तरीके हैं समाजीकरण करने के, दोबारा बाद में जब नहीं हो पाता, पुरस्कार आदि देखते हैं। आप कभी देखा अपने स्कूल में? कई बार बच्चों को बताते हैं, अपने क्लास वगैरह में बताता हूँ कि आपने सोचा कभी जो गिफ्ट दिए जाते हैं बच्चों को, अवार्ड दिए जाते हैं या प्राइज देते हैं, क्यों देते हैं? कभी सोचा आपने? मोटिवेट करने के लिए। केवल उसको नहीं, और जितने बच्चे हैं उनको समाजीकरण, उनको एक सही रास्ते पे लाने के लिए। देखो, इस बच्चे ने ऐसा किया, ये व्यवस्था सिस्टम में चला, टॉप किया, तो तुम भी ऐसा कर सकते हो। नहीं तो अकेले मोटिवेट कर दो।
वो पब्लिक में क्यों दिया जा रहा है? पूरे मतलब पूरे स्कूल खड़ा है, उसके सामने बुला के उसको प्राइज दिया जा रहा है। उसको तो दिया जा रहा है, अगर उसको देना है तो अकेले में भी दिया जा सकता है, लेकिन सबके सामने देने का रीजन है ताकि और मोटिवेट हो, वो समाजीकरण की प्रक्रिया में आए। और जो बच्चे उस प्राइज के माध्यम से मोटिवेट नहीं होते समाजीकरण में, तो उसके दंड का विधान है। तो टीचर्स हो या परिवार हो, दंड भी देते हैं ताकि वो सही तरह सिस्टम में आए। तो ये सब जगह, और हम देखें दंड का विधान तो हमारे धर्म के अंदर भी है। आप किसी भी धर्म को उठा के देखें, सब जगह सही काम करो, गलत करोगे तो भगवान तुम्हें दंड देगा। हिंदुओं में बात करो कि नरक मिलेगा, आप क्रिश्चियनिटी में बात करो वहां भी इस प्रकार की बातें हैं, आप इस्लाम में बात करो, तो सब चीजें व्यवस्था में लाने के लिए है। मैं तो मानता हूँ धर्म का एक ठीक है, एक आध्यात्मिक पहलू होगा, लेकिन सब चीज, गांधी बोलते थे धर्म तो व्यवस्था को बनाने के लिए है, राज्य व्यवस्था बनाने के लिए है। अब आप बताइए, एक छोटा बच्चा गाड़ी लेके निकला, उससे एक्सीडेंट हो गया कार से, तो सजा किसको मिलती है? अगर वो नाबालिग है, पेरेंट्स को, या जो पेरेंट्स को मिलती है। बिल्कुल पेरेंट्स को मिलती है कि तुमने बच्चे को चाबी क्यों दी। तो अगर शेख अब्दुल्ला, फारूक अब्दुल्ला, जो फारूक अब्दुल्ला है, इनके इस बहाने को माने तो फिर तो वो मामला गलत हो जाएगा। ये कौन सी बात हुई भाई? परिवार का दोष है, बिल्कुल दोष है। अच्छा, आतंकवाद का जब हम जिक्र करते हैं तो या तो जहन में पाकिस्तान आता है, या फिर पाकिस्तान की जो नीतियां हैं वो कश्मीर पर दिखाई देती हैं। अक्सर आतंकी हमले होते हैं। 2014 के बाद से अगर हम फ्रीक्वेंटली देखें तो चीजें थोड़ा सा कम हुई हैं, लेकिन जो थर्ड टेन्योर आया, मतलब अभी 4 जून के बाद जब नतीजे आए तो सबको लगा कि अब तो पूरी तरीके से विराम लग जाएगा। हालांकि गठबंधन की सरकार है, बहुत सारी चीजों में हाथ बंधे हुए हैं सरकार के, लेकिन हमले तो अभी भी हो रहे हैं। मैं ये नहीं कहूंगी कि 10 हो रहे हैं, लेकिन 5 तो हो रहे हैं। अब बताइए, जम्मू जा रही है कोई बस, वैष्णो देवी बस जा रही है, यूपी के ही वो सारे लोग थे, अटैक हो गया, इस पे कैसे विराम लगेगा? देखिए, आपने बिल्कुल सही बात कही कि 765, अगर हम 5 अगस्त 2019 से पहले की बात करें, 5 साल का मैंने डाटा देखा तो 565 घटनाएं हुई थी टोटल आतंकवादी इंसिडेंट। 2019 से पहले 5 साल का रिकॉर्ड है ये, 2014 से 2019 का 5 साल, ठीक है। और 2019 से लेके फिर 2024 तक हम उठाएं तो ये 435 घटनाएं टोटल हुई, ठीक है। अभी जो ये इंसिडेंट बढ़ा है ज़्यादा, अभी जो 4 जून के बाद, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि आपको 30 सितंबर से पहले इलेक्शन कराना है। सुप्रीम कोर्ट ने जब 2023 में डिसीजन दिया, और सुप्रीम कोर्ट ने कहा 370 जो हटाया गया वो संवैधानिक तरीके से हटाया गया है, कॉन्स्टिट्यूशनली है, इसमें कुछ गलत नहीं है। और साथ में कहा 30 सितंबर से पहले इलेक्शन कराना है। अब यहाँ पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट की पूरी कोशिश क्या है? पूरी कोशिश ये थी कि भाई सब कुछ शांत है, सब चंगा सी, सब दिक्कत, कोई इशू नहीं है। और आप देखें भाई, तो गवर्नमेंट के लिए एक अच्छी बात भी हुई कि 2019 में जैसे ही आपका 370 हटने के बाद हमें पहले वहाँ फोर्स वगैरह सब कुछ लगाई, शांत किया, तभी कोविड भी आ गया। तो वो जो लॉकडाउन लंबा चल गया, उससे क्या है कि मामले को शांत करने में बड़ी आसानी भी रही। और सबसे बड़ी बात थी कि इंटरनेशनली भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई। इवन जो पाकिस्तान के समर्थक थे, सऊदी हो, यूएई हो, ओआईसी की मैं बात करना चाह रहा हूँ, बेसिकली जो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन, 6 महीने बाद वो बोलते हैं। अमेरिका भी बोल नहीं पाया। और इसमें भी बड़ा हमारे डायस्पोरा का बड़ा मैं कांग्रेस मतलब धन्यवाद करता हूँ, जो हमारे डायस्पोरा अमेरिका में रह रहा है, उसने भी पूरा कैंपेनिंग किया कि 370 जो हटा है वो बिल्कुल सही हटा है। हालांकि जो पाकिस्तानी डायस्पोरा, उसने पूरा कैंपेनिंग किया था अमेरिका में कि आप प्रस्ताव पारित करो सेनेट के अंदर कि इन्होंने जो है गलत हटाया है। चलिए, कुल मिला के कुछ इस प्रकार की घटना नहीं हुई। अब 2024 में अगर वहाँ पे इलेक्शन हो जाता है तो ये इलेक्शन क्या प्रमाणित करेगा? हालांकि गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि 370 के हटने के बाद चुनाव होना, इसको 370 से ना जोड़ा जाए। लेकिन अगर ये चुनाव होता है, कामयाबी से चुनाव होता है, इसका मतलब क्या होगा कि जो कश्मीर की जनता है वो भारतीय व्यवस्था को स्वीकार कर रही है। भारतीय व्यवस्था स्वीकार करके उस चुनाव की प्रक्रिया में जुड़ गई, क्योंकि चुनाव वो माध्यम होता है जिसके माध्यम से लोकतंत्र के अंदर जनता जो है प्रत्यक्ष सहभागी होती है, प्रत्यक्ष भागीदार होती है। हालांकि सरकार कह रही ये है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट कहना है कि 370 से चुनाव को ना जोड़ा जाए। अगर हमको वोट ना मिले, मतलब बीजेपी अपने पॉइंट से देख रही है कि मान लो बीजेपी को कम वोट मिले या कम सीटें मिले, मुझे उम्मीद नहीं है। मुझे पूरी उम्मीद है कि जम्मू रीजन में, लद्दाख तो खैर अलग हो गया, अलग यूटी हो गया, जम्मू रीजन में 60 सीटें बीजेपी को जाने वाली है। मुझे अपना मेरा जो 43 सीटें ना शायद इस तरह बढ़ गई हैं सीटें, और पहले 87 सीटें थी टोटल, अब वो 90 सीटें हो गई हैं। 43 इधर, 47 इधर कश्मीर में। हाँ, तो 43 सीटें इधर बढ़ी हैं। सारी सीटें आ जाएंगी मुझे लगता है, पूरी सीटें जम्मू कश्मीर में। 1-2 सीट कोई कांग्रेस ले गई तो ले गई, नहीं तो सारी सीटें लेके जाएगी बीजेपी। अब देखिए, आप एनालिस्ट भी हैं पॉलिटिक्स के, तो मैं अगर आपसे समझूं कि मान लीजिए विधानसभा चुनावों में बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा बीजेपी का, सीएम फेस कौन हो सकता है? अब ये विषय थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि
अब इस ये जम्मू कश्मीर की फिर पॉलिटिक्स में बहुत अंदर जाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो जम्मू कश्मीर के फिर बहुत सारे लोग हैं वहाँ पे, ऐसी बात नहीं, जम्मू कश्मीर में बीजेपी के बहुत सारे चले, लेकिन देखिए क्या क्लियर मेजोरिटी मिलना बड़ा मुश्किल है बीजेपी को, क्योंकि कश्मीर की अगर हम बात करें तो कश्मीर में जो आ रहा है वो एंटी सेंटी रहा है, लेकिन नहीं, मुझे तो ये भी कंफ्यूजन है कि अगर 96% मुस्लिम है कश्मीर में तो जाएंगे पक्ष में बीजेपी के? नहीं, मैं वही तो कह रहा हूँ कि कश्मीर, देखिए जम्मू में हिंदू आबादी ज़्यादा है, हाँ। कश्मीर में आपका मुस्लिम आबादी ज़्यादा है। मुस्लिम आबादी में भी क्या है कि वहाँ पे बीजेपी ने क्या किया है कि जैसे ही वहाँ पर आपका डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो डिस्ट्रिक्ट विकास परिषद के जो उन्होंने चुनाव कराए, उससे गांव-गांव में बीजेपी के जो है वो प्रतिनिधि खड़े हो गए हैं। आप बात समझ रहे हैं? हाँ। क्योंकि वो किसकी वजह से बीजेपी उनको जो सत्ता में भागीदारी मिली, पहले तो ये 2-3 परिवार ही आपस में खेलते रहते थे, अब उनके नज़र में बीजेपी बहुत बड़ी पार्टी, उनको लगता है कि देखो इनकी वजह से हमको अपने गांव के अंदर पंचायत सीट मिल गई, हमको पंचायत, हम सरपंच बन गए। और इसीलिए कहा जाता है कि बीजेपी इतनी ग्राउंडेड पार्टी है, पहले से शुरुआत कर दी थी इन चुनावों के लिए। ये 2020 में चुनाव, इसका तो यही माना जाए। एनडीसी का जो चुनाव हुआ था, जो आपका डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव हुए थे, 2020 में चुनाव हुए थे ये चुनाव। तो इस चुनाव से क्या हो कि वहाँ ग्राउंड लेवल पर कश्मीर के अंदर क्या है स्थिति बनी है, तो मुझे लगता है बीजेपी वहाँ भी कुछ कमाल कर सकती है। क्लियर मेजोरिटी पे अगर ना मिली, बीजेपी ने अभी क्या किया है, उसने बहुत सारे इंडिविजुअल को जो निर्दलीय हैं उनको सपोर्ट करना शुरू कर दिया है अभी कश्मीर के अंदर। खुद तो लड़ेंगे चुनाव, लेकिन कुछ निर्दलीयों का भी समर्थन लेना शुरू कर दिया है कि जो इंडिविजुअल छोटी पार्टी है उनको साथ जोड़ना शुरू कर दिया है इनडायरेक्टली, मुझे ऐसा लग रहा है। तभी शायद गुलाम नबी आज़ाद की भी बहुत चर्चा हो रही है। गुलाम नबी आज़ाद हैं और भी 2-3 IAS भी, मतलब अब धीरे बातें सब चर्चा करेंगे चुनाव के ऊपर, फिर एक अलग से बात रख लेंगे। बिल्कुल। अच्छा, 35A का आप जिक्र कर रहे थे, आपने कहा मैं उसके बारे में आगे बात करूंगा। 35A क्या है, इसका हटना कितना फायदेमंद साबित हुआ, कितना अलग है 370 से, कितना मिला जुला है, मतलब जिन लोगों को नहीं समझ में आता है थोड़ा आसान शब्दों में समझाएं। थोड़ा सा इसको मैं पहले बैक चलता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि 370 के आने की कहानी थोड़ा जानेंगे ना तो तब ये बातें समझ में आएंगी। हम अगर बात करें तो ब्रिटिश के आने से पहले ही, मतलब ब्रिटिश से आज़ादी से पहले ही, राजा हरि सिंह जो थे वो आपका पूरा जम्मू कश्मीर रियासत के शासक थे, रूलर थे। ये डोगरा वंश में, इसको डोगरा वंश से, जो गुलाब सिंह ने 1886 में ब्रिटिश से इसको 75 लाख रुपए में पूरा जम्मू कश्मीर लिया था। पहले जो जम्मू कश्मीर रियासत थी ये सिखों के पास थी, सिखों से फिर ब्रिटिश के पास आई, ब्रिटिश से फिर आपका डोगरा के पास में आई, उससे पहले फिर अलग अलग समय पर रही। कश्मीर का नाम महर्षि कश्यप के नाम पे पड़ा है, और वहाँ के एक बड़े फेमस राजा रहे ललितादित्य, जिनका जो साम्राज्य है वो अफगानिस्तान की बॉर्डर से क्रॉस करके था। ललितादित्य बड़ा, मतलब पुराना, बड़ा अच्छा इतिहास है कश्मीर का, कभी इतिहास पे चर्चा करें तो बड़ा इंटरेस्टिंग इतिहास है। तो राजा हरि सिंह का यहाँ पे शासन था। अब था क्या कि राजा हरि सिंह जब पूरे भारत के अंदर ब्रिटिश संवैधानिक सुधार कर रहे थे, जो हमारे यहाँ 1773 रेगुलेटिंग एक्ट से स्टार्ट हुआ, तो ऐसी ही पहल कश्मीर के अंदर भी की गई। तो 1924 में, 1926 में कुछ संवैधानिक सुधार हुए, लेकिन इनका विरोध किया वहाँ पर मुस्लिम समाज ने कश्मीर के अंदर। जम्मू के लोग खुश थे, लेकिन कश्मीर में विरोध किया। उससे वहाँ थोड़ा सा दंगे हुए, जिसमें कुछ कश्मीरी मुस्लिम मारे भी गए। उसके बाद वहाँ पर क्या होती है, एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई जाती है। इसके 2 लीडर थे, है तो बहुत सारी कहानी, लेकिन मैं शॉर्ट में आपको बता रहा हूँ। मुस्लिम कॉन्फ्रेंस वहाँ पे बनती है 1932 में, जिसके 2 मेन लीडर थे, एक तो शेख अब्दुल्ला और दूसरा एक थे आपके मैं नाम मिस कर रहा हूँ, गुलाम अब्बास, चौधरी गुलाम अब्बास। ये 2 लोग बनाते हैं। उससे पहले हालांकि खुद अगर हम देखें तो जो हरि सिंह थे वो वहाँ पर एक प्रजा सभा बना देते हैं, यानी कि 1932 के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के पहले ही, जब वहाँ पे मुस्लिम थोड़ा संतुष्ट हुए तो कहा एक काम करते हैं कि हम एक कॉन्स्टिट्यूशनल व्यवस्था बनाकर और यहाँ चुनाव कराकर एक प्रजा सभा जैसे हमारी संसद वैसे बना देते हैं। उसके इलेक्शन में उन्होंने कराए, तो उससे मामला शांत हुआ। लेकिन हुआ ये कि जो शेख अब्दुल्ला थे और चौधरी मोहम्मद अब्बास जो थे, इन्होंने बोल के मुस्लिम कॉन्फ्रेंस बनाई। लेकिन होता यह है कि 1932 के बनने के बाद 1936 तक आते आते जो शेख अब्दुल्ला थे, इनका झुकाव होने लगा भारतीय कांग्रेस की ओर, जो हमारी इंडियन कांग्रेस जो थी, और नेहरू से इनकी नज़दीकियाँ बढ़ी। और था क्या कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की वजह से केवल मुस्लिम लोग उससे जुड़ पा रहे थे, हिंदू लोग, बुद्ध लोग, जो बुद्धिस्ट कम्युनिटी, वो नहीं जुड़ पा रही थी। तो इन्होंने नाम बदला, नेशनल कॉन्फ्रेंस रखा। तो शेख अब्दुल्ला ने नेशनल कॉन्फ्रेंस जैसे नाम रखा, तो जो चौधरी मोहम्मद अब्बास थे वो उससे अलग हुए कि मैं तो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस ही चलाऊंगा।
इसके बाद ये होता है कि जो आपका नेशनल कॉन्फ्रेंस थी वो नज़दीकी बढ़ाने लगी कांग्रेस से, और जो मुस्लिम कॉन्फ्रेंस थी वो नज़दीकी बढ़ाने लगी आपका मुस्लिम लीग से। 1942 में जब हम देखते हैं कि भारत में जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो उससे प्रभावित होकर क्विट कश्मीर मूवमेंट चलाया नेशनल कॉन्फ्रेंस ने 1946 में आपका जम्मू कश्मीर के अंदर। और जो गुलाम अब्बास थे उन्होंने शेख ये जो का जिन्ना से प्रभावित होकर डायरेक्ट एक्शन की शुरुआत की कि हम डायरेक्ट एक्शन लेंगे, हम आज़ाद होंगे। दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया राजा हरि सिंह के द्वारा, गिरफ्तार करके जेल के अंदर डाल दिया गया। फिर तारीख आती है आपकी 12 अगस्त 1947 की। उससे पहले थोड़ा सा मैं घटनाक्रम और बता दूं। जून 1947 में माउंटबेटन जाते हैं आपका जम्मू कश्मीर राजा हरि सिंह से मिलने के लिए। राजा हरि सिंह ये निश्चय नहीं कर पा रहे थे कि मुझे किसको ज्वाइन करना है, भारत को या पाकिस्तान को, या इंडिपेंडेंट रहना है। उसमें बहुत सारी बातें, उनको ये था कि अगर हम भारत से ज्वाइन करते हैं तो कश्मीर की जो मुस्लिम आबादी है उसके साथ इनजस्टिस हो जाएगा, कुछ ऐसी बातें भी कही जाती हैं। अब उनके दिमाग में क्या था, ये सब लोग अलग अलग बातें बताते हैं, रियलिटी क्या था आई डोंट नो। लेकिन माउंटबेटन जाते हैं कि समझाने के लिए कि भाई 15 अगस्त से पहले 4 दिन वहाँ माउंटबेटन रुकते हैं कि 15 अगस्त से पहले तुम जम्मू कश्मीर की जो जनता है इसकी राय मशवरी कर लो, ताकि ये निश्चय हो चुके कि आपको भारत ज्वाइन करना है, पाकिस्तान ज्वाइन करना है। और माउंटबेटन ने आश्वासन दिया था कि अगर आप पाकिस्तान भी ज्वाइन करेंगे तो भारत को आपत्ति नहीं होगी। जिस दिन लास्ट दिन, चौथे दिन जब माउंटबेटन को वापस आना था तो फाइनल मीटिंग होनी थी, लेकिन राजा हरि सिंह मिले नहीं और कहा मेरे को स्टमक पेन हो रहा है, मैं आ नहीं सकता, वो आए नहीं। उसके बाद 10 अगस्त को गांधी जी गए जम्मू कश्मीर। राजा, अब ये पहलू सब लोग भूल जाते हैं, तो तब राजा हरि सिंह को समझाया कि भाई 1 अगस्त को गए थे, 1 अगस्त 1947 को, कि भाई तुम मान जाओ और जो भी निर्णय करना वो जनता की इच्छा पे करना, अपने मन से मत करना, जनता के मन की सुनो। लेकिन वो राजा हरि सिंह को इस बात को नहीं मना पाए कि आप भारत को ज्वाइन करो। उसके बाद राजा हरि सिंह स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट को उठा लेते हैं 12 अगस्त को, और भारत और पाकिस्तान दोनों को भेजते हैं। स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट यथास्थितिवादी समझौता ये था कि जैसा है वैसा चलता रहेगा, हमारे बीच में कम्युनिकेशन रहेगा, ट्रेड रहेगा, सब कुछ रहेगा, लेकिन एक इंडिपेंडेंट स्टेट की तरह। 12 अगस्त को पाकिस्तान साइन कर देता है, भारत साइन करने को मना कर देता है। भारत ये कहता है कि आओ बैठ के बात करते हैं और फिर हम लोग क्या करते हैं, साइन कर लेंगे, अभी जल्दीबाजी मत कीजिए राजा जी आप। लेकिन राजा जी तो मान गए थे कि जल्दीबाजी नहीं करते। जिन्ना के मन में बात खटक गई कि भारत ने स्टैंड स्टिल समझौता क्यों नहीं किया, एग्रीमेंट समझौता क्यों नहीं किया, क्योंकि इस समझौते पे करने का मतलब ये था कि भारत ने स्वीकार कर लिया कि जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट स्टेट है, लेकिन भारत ने इसको स्वीकार नहीं किया। इस बीच एक बड़ी घटना होती है। बड़ी घटना क्या होती है, जूनागढ़ की। वो घटना से लिंक है और इस घटना से कैसे परिवर्तन होता है जम्मू कश्मीर पूरी स्थिति, जिससे 370 की पृष्ठभूमि तैयार होती है। हुआ ये, जूनागढ़ के राजा थे, जो शासक थे वो थे मोहम्मद खान, मोहम्मद माबद खान। वहाँ की जो आबादी थी जूनागढ़ की, वो 90% से ज़्यादा आबादी थी हिंदू आबादी, और बाकी रूरल थे आपके मुस्लिम रूरल थे। जिन्ना ने सहमति बनाई थी, और ये सहमति बनी थी कि जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन मुस्लिम होगी तो वो एरिया पाकिस्तान का होगा, जो मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू होगी वो भारत का होगा। लेकिन मोहम्मद माबद खान 15 सितंबर से पहले, यानी कि सितंबर के मंथ में, पाकिस्तान के साथ समझौता कर लेते हैं, विलय पत्र पर साइन कर देते हैं। समझौता नहीं, विलय पत्र पर साइन, कि हम पाकिस्तान का हिस्सा हो गए। यहाँ पर पटेल जी को बड़ा बुरा लगा कि जिन्ना एक तरफ तो कश्मीर में ये कह रहे हैं कि वहाँ पर जो जनसंख्या कश्मीर की है वो मुस्लिम जनसंख्या है, हिंदू राजा उसका फैसला कैसे कर सकता है, और यहाँ पर वो बदल जा रहे हैं, यहाँ पर मुस्लिम राजा की बात को और हिंदू आबादी की बात को देख नहीं रहे हैं। तो पटेल जी वहाँ पे फोर्स लेके पहुँचते हैं जूनागढ़। फिर वहाँ पे जनमत संग्रह होता है, 97% जनसंख्या, केवल 90 वोट पाकिस्तान को मिले थे, पहले साइट होता है, और फिर बाकी सब हमसे मिल जाते हैं जूनागढ़। तो जो जूनागढ़ की कार्रवाई थी भारत की ओर से, इसने जिन्ना को क्या किया कि भाई ये तो कश्मीर को भी अपने मिला लेंगे। और हमारा पॉइंट सही था जूनागढ़ को लेकर। कश्मीर में जब माउंटबेटन ऑलरेडी कह चुके थे कि भाई हमें ज़रूरत नहीं है, अगर आप जनता से कर लो, जनता के चाहेगी पाकिस्तान जो है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। तो उस समय क्या था कि जो नॉर्थ वेस्ट प्रोविंस इनका था पाकिस्तान का, जिसको आज खैबर पख्तूनख्वा बोलते हैं,
उसके सीएम एक सेना तैयार करते हैं जिसको ट्राइबल अटैक बोलते हैं, ट्राइबल सेना तैयार करते हैं, जो मेनली आपकी पश्तून आबादी, देखिए जो पश्तून आबादी है वो अफ़गानिस्तान में भी रहती है, वहाँ डोमिनेंस है, और पाकिस्तान के अंदर भी जो आज टीटीपी आपने सुना होगा, तालिबान तालिबान पाकिस्तान जो है, टीटीपी जो संगठन है, वो लगातार खैबर पख्तूनख्वा में ही मार रहा है पाकिस्तानी आर्मी को आज़ाद होने के लिए। तो वो वहाँ पर क्या करते हैं, आपका जो टीटीपी थी वो सॉरी आपका जो पश्तून है उनको लश्कर के थ्रू कश्मीर के अंदर एंट्री करवा देते हैं। ये सितंबर की घटना है, अक्टूबर तो बहुत बाद की बात है, तैयारी शुरू हो गई। इस बात का मैं इसलिए कह सकता हूँ क्योंकि भारत से विलय के लिए जम्मू कश्मीर तैयार हो रहा था लगभग। रीज़न क्या था कि भारत और जम्मू कश्मीर को जोड़ने वाली जो रोड थी उसका मरम्मत करवाया गया राजा हरि सिंह के द्वारा कि इससे कनेक्टिविटी हो जाए। दूसरा क्या था कि जो रावी नदी वगैरह थी उनके ऊपर पुल वुल बनाए गए जिससे भारत से क्या हो कनेक्टिविटी हो जाए। हालांकि उस समय तक अब जाने कि जो पूरा कनेक्टिविटी थी जम्मू कश्मीर की वो पाकिस्तान से थी, पाकिस्तान से उनकी कनेक्टिविटी बैठती थी, हमारे से उनकी कनेक्टिविटी ज़्यादा नहीं थी, तो वो तैयारी की गई। अब होता यह है कि 22 अक्टूबर को ये पूरी घटनाक्रम होता है। 22 अक्टूबर को ओपन अटैक होता है पाकिस्तान की ओर से, जिसमें जो पाकिस्तान के कर्नल थे, मैं उनका नाम भूल गया, उनकी पूरे नेतृत्व में पाकिस्तान ने बात बाद में कबूल की, मैं बताऊंगा कब कबूल की। 22 अक्टूबर को अटैक होता है। अटैक होने के बाद हमारी सेनाओं से रिक्वेस्ट की जाती है, हालांकि राजा हरि सिंह के जो उस समय सेनापति थे राजेंद्र सिंह थे। राजेंद्र सिंह इस बात को बोलते हुए राजा हरि सिंह को कि हमारी जो फोर्स है उसके अंदर मोस्टली मुस्लिम सैनिक हैं, और अगर पाकिस्तान की ओर से जब अटैक होगा और उन्होंने कहा कि मुस्लिम हम इसको इस्लामिक देश बना देंगे, ये कर देंगे वो कर देंगे, तो संभावना है कि मुस्लिम जो सैनिक हैं वो ज्वाइन कर लें किसको, पाकिस्तान को। और ऐसा हुआ भी, मुस्लिम सैनिक जो थे वो पाकिस्तान की सेना से जाके मिल गए, जो कश्मीर के मुस्लिम थे। आखिरकार ये हुआ कि वो जब आए, टाइबर अटैक हुआ तो बारामूला आए, तो वहाँ 2 दिन तक उन्होंने लूटपाट की, हत्याएं की, बारामूला त्रासदी जिसको बोला जाता है, बड़ी घटनाएं वहाँ पर हुई। उस घटनाओं का परिणाम ये निकला कि जो कश्मीर की जनता पहले थोड़ा बहुत न्यूट्रल सी थी भारत या पाकिस्तान के पक्ष में, वो पूरी की पूरी भारत की ओर टिल्ट हो गई। शेख अब्दुल्ला लगातार ये चाह रहे थे कि पाकिस्तान न ज्वाइन करे, वो भारत के साथ रहना चाह रहे थे। उनका कारण ये था, उनके मन में कुछ और फिल्म चली तो आगे क्लियर होगा, जिससे 370 आपका आया। 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह साइन करते हैं फाइनली, जब दिखता है कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बहुत सारी घटना थी, मैं बहुत शॉर्ट में बता रहा हूँ। 26 अक्टूबर को साइन करते हैं, और जब साइन करते हैं विलय पत्र के ऊपर तो एक लेटर भी भेजते हैं माउंटबेटन के नाम, और फिर बाद में 27 अक्टूबर को एक लेटर जाता है आपका माउंटबेटन की ओर से राजा हरि सिंह के नाम। 27 अक्टूबर को माउंटबेटन एक लेटर लिखते हैं। उस लेटर का अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, ये किताब मैंने पढ़ी, 3-4 किताबें मैंने पढ़ी इस पूरे मैटर के लिए। ये एक जगमोहन की किताब है, अशांत कश्मीर। जिस बात को लेकर मामला आज भी उठता है कि हमसे जनमत संग्रह की बात हुई थी और 370 का आधार बताया जाता है कि यही। अब देखिए माउंटबेटन क्या लिख रहे हैं अपने लेटर के अंदर, पत्र के अंदर, मैं वही कंटेंट जो है इसमें पूरी किताब में दिया गया है, इसमें हम देखेंगे क्या बोला गया इसके अंदर। उन्होंने पहले तो 26 अक्टूबर को राजा हरि सिंह ने भेजा था, तो राजा हरि सिंह ने कहा था कि मेरे पास कोई और, कि मैं पढ़ देता हूँ एक बार, 2 मिनट 2 लाइन है। तो 26 अक्टूबर को विलय पत्र के साथ राजा जी क्या कहते हैं, राज्य के वर्तमान हालात को देखते हुए और मौजूदा आकस्मिक परिस्थिति के मद्देनज़र मेरे पास भारतीय संघ से मदद मांगने के अलावा कोई और विकल्प नहीं है। स्वाभाविक है कि मैं जिस प्रकार के मदद की अपेक्षा कर रहा हूं, वैसी मदद वे लोग भारतीय संघ में राज्य के विलय के बिना नहीं कर सकते। तदनुसार मैंने वैसा ही करने का निर्णय लिया। आपकी सरकार द्वारा स्वीकार करने के लिए मैं विलय प्रस्ताव संलग्न कर रहा हूँ। ये विलय पत्र के साथ उन्होंने लिखा। उनका कहना ये था, ये मदद मांगी थी एक्चुअली राजा हरि सिंह ने कि हमारी मदद कीजिए, कश्मीर में अटैक हुआ है। तो नेहरू जी तैयार हो गए थे कि चलिए सेना भेज देते हैं, लेकिन माउंटबेटन पटेल लड़ गए थे। कहा भाई देखो, कश्मीर एक स्वतंत्र देश बोल रहा है और पाकिस्तान ने स्वतंत्र देश ने अटैक किया है, इसमें हमारा क्या काम है, हम नहीं जाएंगे। माउंटबेटन ने कहा जब तक साइन नहीं होगा तब तक नहीं जाएंगे। और फिर यहाँ पर देखते हैं माउंटबेटन क्या लिखते हैं 27 अक्टूबर को, कि महामहिम ने जिन विशेष परिस्थिति को उल्लेख किया उनको देखते हुए मेरी सरकार ने कश्मीर राज्य को भारत संघ में विलय करने का निर्णय लिया है। मेरी सरकार की इच्छा है कि कश्मीर की जमीन से, ध्यान दीजिएगा, कश्मीर की जमीन से आक्रमणकारियों को भागने के बाद,
कि कश्मीर की जमीन से आक्रमणकारियों को भागने के बाद वहां पर कानून व्यवस्था की स्थिति बहाल होने के बाद जनता से राज्य के विलय पर बात पूछी जाएगी, यानी कि उनको जनता की राय ली जाएगी और मुहिम सैन्य ने सहायता का अनुरोध किया, हम आपकी ज़मीन को बचाने के लिए सैनिक सहायता भेज रहे हैं। ये भेजा किसने? आपका माउंटबेटन ने लेटर लिखा। अब क्या लाइन थी कि जब वहाँ पर क्या हो जाएगी, आक्रमणकारियों को खदेड़ने के बाद वहाँ पे हम जनता का जनमत संग्रह करा सकते हैं, ये निर्णय लेंगे। पहली तो बात, विलय पत्र पर साइन हुआ, वो लीगल डॉक्यूमेंट है, विलय पत्र पर साइन हुआ और ये 552 रियासतों ने उसी विलय पत्र पर क्या किया था? साइन किया था। सबके लिए वही कंडीशन थी जो कंडीशन राजा हरि सिंह के लिए यानी कि जम्मू कश्मीर के लिए थी। और विलय पत्र के साथ जो लेटर माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को लिखा, ये कोई लीगल डॉक्यूमेंट नहीं, उन्होंने ऐसी बातें कही थी, पहली तो बात। और दूसरी बात ये कहा था कि जब वहाँ से आक्रमणकारी चले जाएंगे, आज तक नहीं गए आक्रमणकारी, पाकिस्तान कब्जे में है, तो जनमत संग्रह की बात ही नहीं उठती है। ठीक। अब होता यह है कि जब ये अक्टूबर ये पूरा अटैक हो जाता है, जिन्ना उधर से पाकिस्तान सेना को एंट्री करवाते हैं भारत के अंदर। पहले तो कबलिया आक्रमण था, उसमें सेना छिपी हुई थी, लेकिन अब ओपन अटैक उनकी यहाँ से होता है। हालांकि जो उस समय पाकिस्तान की सेना के जो कमांडर थे, भारत की सेना के जो कमांडर, दोनों ब्रिटिश थे, मना कर दिया था, लेकिन वॉलंटियर्स को पाकिस्तानी सेना से लेकर वो एंट्री करवा देते हैं। तब जिन्ना क्या करते हैं, माउंटबेटन को बुलाते हैं और नेहरू को बुलाते हैं कि आप लाओ और आओ, बैठ के बात करते हैं 27 अक्टूबर के बाद, यानी कि जब विलय हमारे साथ हो गया। पटेल मना करते हैं, भाई हमारा क्या मतलब, आक्रमण पाकिस्तान ने करा है, आना है तो जिन्ना यहाँ बात करने के लिए हम क्यों जाएं। तो नेहरू को तो उन्होंने रोक दिया, माउंटबेटन का आप चले जाओ। ये 1 नवंबर 1947 को माउंटबेटन जाते हैं लाहौर मिलने के लिए और वो क्या बोलते हैं कि भाई युद्ध वुद्ध ख़त्म करो, शांति हो जाए तो हम जनमत संग्रह करवा लेंगे। ऐसा माउंटबेटन 1 नवंबर 1947 को बोलते हैं। अब जो सबसे बड़ी मिस्टेक होती है हमारी, वो होती है 2 नवंबर 1947 को। जो मिस्टेक ना होती तो ये बातें होती नहीं, 370 आता ही नहीं। वो क्या हुआ, 2 नवंबर 1947 को नेहरू जी ऑल इंडिया रेडियो पे जाके घोषणा करते हैं कि जैसे ही युद्ध ख़त्म होगा हम जनमत संग्रह कराएंगे। पटेल जी ने मना किया था कि आपको ऐसी कोई घोषणा करनी नहीं है, लेकिन नेहरू जी इसको गलती कर देते हैं। अब देखिए नेहरू जी की गलती थी या क्या कहें, देखिए नेहरू जी का जो व्यक्तित्व था ना, थोड़ा सा ना तो वो गांधी जी की सुनते थे। नहीं, नेहरू जी को लेकर तो बहुत सारी ऐसी बातें हैं, हाँ, जिनको लेकर कहा जाता है कि थोड़े से मनमाने वो थे। हाँ, और उनकी जिद से बचने के लिए कुछ फैसले ले लिए जाते थे गांधी की तरफ से या सरदार पटेल की तरफ से। वो तो पूरी कहानियां खैर बिल्कुल पता है लोगों को। ना तो गांधी की सुनते थे, ना सरदार पटेल की सुनते थे और ना ही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की सुनते थे, जो हमारे प्रेसिडेंट थे। और नेहरू जी ने क्या किया, वो घोषणा की, सरदार पटेल ने पूरा मना किया। ये तक हुआ, वीपी मेनन को नेहरू जी को रोकने के लिए भेजा। जब तक वीपी मेनन अपनी कार से वहाँ पहुँचे तो नेहरू जी आधा भाषण पढ़ चुके थे, रोक ही नहीं पाए वो। अब उसके बाद पाकिस्तान ने इसी बात को आज तक गढ़ा हुआ है, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह, जनमत संग्रह। और उसके बाद फिर क्या होता है कि नेहरू जी 1948 में मामला लेके पहुँच जाते हैं यूएनओ कि यूएनओ से मामले को सुलझाएंगे। यहाँ पे जो नेहरू जी लेके पहुँचते हैं, यहाँ पे नेहरू जी ने थोड़ा समझदारी करी। समझदारी क्या की कि जो यूएनओ का चार्टर है, यूएनओ के चार्टर का आर्टिकल 35 और 35 में 2 चैप्टर हैं, एक तो चैप्टर 6 और एक चैप्टर 7। नेहरू जी जो इस मैटर को लेके पहुँचते हैं वो चैप्टर 6 के थ्रू लेके पहुँचते हैं। चैप्टर 6 में ये था कि जो भी निर्णय यूएनओ देगा उस निर्णय को मानने के लिए भारत सरकार बाध्य नहीं होगी, कोई भी सरकार बाध्य नहीं होगी। 7 के थ्रू अगर लेके जाते हैं नेहरू जी तो निर्णय मानने के लिए बाध्यकारी होता। ठीक है, नेहरू जी ने समझदारी की। और लास्ट में होता ये है कि वो जब यूएनओ मैटर गया, यूएनओ ने अपना निर्णय दिया 1949 में और निर्णय से सीज फायर हुआ। सीज फायर का प्रस्ताव दिया गया। प्रस्ताव ये था कि सबसे पहले पाकिस्तान की सेना वहाँ से हटेगी, पाकिस्तान के जो ट्राइबल्स हैं वो वहाँ से हटेंगे। हटने के बाद आयोग यूएनओ को सूचित करेगा कि यहाँ से पाकिस्तान की सेना हट चुकी है। उसके बाद भारत की सेना वहाँ से हटेगी। फिर जम्मू कश्मीर के एडमिनिस्ट्रेशन के द्वारा वहाँ पर जनमत संग्रह होगा, पहले साइट होगा, ये बात बोली गई थी। लेकिन आज तक पाकिस्तान की सेना वहाँ से हटी नहीं है क्योंकि सीक्वेंस वाइज बोला गया था। अब अंतिम की ओर बढ़ते हैं, 370 की ओर हम लाते हैं। लंबा हो गया कुछ? नहीं, आप नहीं। लोग सुनते हैं आपको। हाँ नहीं, मैं थोड़ा सा लंबा इसलिए जरूर था कि बैकग्राउंड जाने बगैर बिल्कुल 370 पे नहीं आ पाते।
अब जब ये मामला फंस गया, मामला यूएनओ चला गया और यूएनओ में मामला 1964 तक रहा है। 1964 तक यूएनओ ने कई सारे प्रस्ताव दिए लेकिन नहीं माने गए। उसमें एक ही रीजन था, भारत का पूरा कहना ये था कि आप पहले तो ये कहिए पाकिस्तान आक्रमणकारी है। ठीक। लेकिन यूएनओ ने कभी भी इस बात को स्वीकार नहीं किया, इस बात को बोला नहीं। उसका रीजन था कि शुरुआत से ही पाकिस्तान को अमेरिका ब्रिटिश का समर्थन था। 1955 में तो सीटो पैक्ट पाकिस्तान और अमेरिका का हो गया था, तो वैसे भी पाकिस्तान का उन्होंने पूरा सपोर्ट किया। 64 तक ही चलता रहा मसला। चलिए, तो वहाँ बातें चलती रही। अब इधर हमारे से मिस्टेक ही हो गई, हम यूएनओ मामला लेके चले गए। अब यहाँ पे जो शेख अब्दुल्ला थे, जिनको राजा हरि सिंह को हटाने के बाद उनको यहाँ का प्रधानमंत्री बना दिया गया 1948 में, मार्च 1948 में। ये क्या करते हैं, दिल्ली आते हैं और दिल्ली में एक दिल्ली समझ यानी कि दिल्ली अंडरस्टैंडिंग बनती है 1950 में। और अंडरस्टैंडिंग बनने के बाद होता ये है कि यहाँ पर आपका संविधान सभा में जम्मू कश्मीर के 4 मेंबर बना दिए जाते हैं। इसमें आपका शेख अब्दुल्ला भी थे और 3 मेंबर और थे, वो सब 4 मेंबर आपके मेंबर बन जाते हैं। फिर 1951 में आपका जम्मू कश्मीर के अंदर संविधान सभा बनाई जाती है। संविधान सभा भी इसलिए बनी क्योंकि जो शेख अब्दुल्ला थे इस बात को समझ चुके थे कि नेहरू अब दबाव में है, क्योंकि मामला अब ये इंटरनेशनल बन चुका है और खुद जो आपका ब्रिटिश है, अमेरिका है, वो शेख अब्दुल्ला को सपोर्ट कर रहे हैं। और होता यह है कि 1952 में एक दिल्ली समझौता जो आधार बनता है 370 का, जिसमें बहुत सारी बातें बोली गई कि आपका यहाँ पर प्रेसिडेंट लागू नहीं होगा, यहाँ पर अलग से हमारा क्या होगा, प्रेसिडेंट होगा जिसको सदर रियासत, और वहाँ का पीएम अलग से होगा जिसको वजीर आजम कहा जाएगा। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट लागू नहीं होगा, फंडामेंटल राइट्स लागू नहीं होंगे, बहुत सारी कंडीशन में लगाई गई, चुनाव लागू नहीं होंगे, ये सब बातें इसमें लगाई गई। लेकिन होता है कि 53 तक आते आते दिल्ली समझौते के बाद नेहरू को खुद लिखना पड़ा एक लेटर शेख अब्दुल्ला को कि भाई जो हमने समझौता किया था तुम उस समझौते के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहे हो। यहाँ तक कि शेख अब्दुल्ला ने एक नए राज्य की कल्पना करना शुरू कर दी, इसको कहता है शेख राज्य, शेख शाही, मतलब मेरा खुद का साम्राज्य हो, मैं ही उसका क्या प्रधानमंत्री बन जाऊं और एक स्वतंत्र देश। तो वही सारी चीज़ें अब और फिर बाद में 56 में आके संविधान बना। हाँ। और वो सारी चीज़ें जो इसके अंदर शामिल हुई। लेकिन 370 जब आपका लागू होता है तो 370 में, क्योंकि 53 में करण सिंह जो उस समय राजा हरि सिंह के बाद सदर रियासत बने, 53 में वो राजा शेख अब्दुल्ला को बर्खास्त कर देते हैं, इनको जेल में डाल दिया जाता है और जो समय को प्रधानमंत्री थे वो बन जाते हैं, वहाँ के आपके मुख्यमंत्री बनते हैं। और 1956 में संविधान लागू होता। 370 जब आया तो 370 की मोटी मोटी 3 बातें कि 370 में पहला क्लोज ये था। सर ऐसे समझा रहे हैं पूरा जैसे टीचर समझाते हैं, क्योंकि वो टीचर ही है बाय प्रोफेशन, इसलिए थोड़ा सा लंबा हो गया। सर संक्षेप में कीजिएगा क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। ठीक जी। तो 370 में 3 क्लोज थे। इसमें ये था, मेनली बात ये थी कि जो भी वहाँ पर 370 को लेकर ये था कि जो भी बातें संविधान में लागू की जाएंगी, मतलब जो भी कश्मीर के ऊपर लागू किया जाएगा वो वहाँ की विधानसभा की सहमति से होगा और संविधान सभा जिसकी परमिशन देगी जम्मू कश्मीर की, वही बातें वहाँ पर लागू होगी। फिर जब आपका 1954 में एक प्रेसिडेंट आदेश आया था, प्रेसिडेंट ऑर्डर, जिसके थ्रू आपका आर्टिकल 35 जोड़ा गया। आर्टिकल 35 जो जोड़ा गया, ये हमारा एक सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग बात क्या है कि जो संविधान का हमारा मेन कंटेंट है उसके अंदर आर्टिकल 35 नहीं है। अच्छा। तो आर्टिकल 35 ये जोड़ा गया अपेंडिक्स में, परिशिष्ट में, और जो पहला अपेंडिक्स था उसके अंदर जोड़ा गया, पहली परिशिष्ट के अंदर जोड़ा गया आर्टिकल 35 में ये 2 बातें लिखी गई। पहली बात कि जो आर्टिकल 35 के प्रावधान है वो 30 जम्मू कश्मीर के ऊपर लागू नहीं होंगे। 35 का पहला क्लोज, ध्यान सुनिएगा, आर्टिकल 35 के जो प्रावधान हैं वो जम्मू कश्मीर पे लागू नहीं होंगे, ये लिखा गया 35A में। और दूसरी बात क्या लिखी गई, स्थायी नागरिक हम तय करेंगे, जम्मू कश्मीर तय करेगा कौन स्थायी नागरिक होगा। अच्छा। और स्थायी नागरिक वो जो वहाँ पे रूट से हो या 10 साल से जम्मू कश्मीर में रह रहा हो, लेकिन कंडीशन थी कोई बाहरी नहीं होना चाहिए, जो यहीं का नागरिक हो। मान लिया कोई यूपी में रह रहा है जम्मू कश्मीर का नागरिक, और जब जम्मू कश्मीर संविधान लागू हो रहा है वो वापस पहुँच जाता है जम्मू कश्मीर, तो 10 साल रहने के बाद वो वहाँ पे दावा कर सकता है कि मैं यहाँ पे स्थायी नागरिक हूँ। और जो स्थायी नागरिक होगा उसको कुछ अधिकार दिए गए थे। अधिकार क्या कि ज़मीन वही जम्मू कश्मीर के अंदर खरीद सकता है, कोई और नहीं खरीद सकता, ये वाली कंडीशन थी। एक जो सबसे विवादित क्लोज था वो था महिलाओं को लेकर कि जम्मू कश्मीर की कोई भी महिला
कोई भी लड़की बाहर शादी अगर बाहर शादी करेगी तो उसको स्थायी नागरिक का दर्जा खत्म हो जाएगा। केवल उसे ही खत्म नहीं होगा, उसके बच्चों को भी खत्म हो जाएगा। अच्छा। इसको हालांकि बाद में दिल्ली जो जम्मू कश्मीर हाई कोर्ट है उसने रद्द कर दिया था 2002 में कि ये कहीं ना कहीं लैंगिक न्याय जो है उसके अगेंस्ट है, तो वो 2002 में समाप्त हो गया था ये प्रावधान। लेकिन स्थायी नागरिक को ही वहाँ पे क्या मिलेंगी, नौकरियां मिलेंगी, आरक्षण मिलेगा, ये भी प्रावधान जोड़ा गया था। और स्थायी नागरिक जब उन्होंने घोषणा ये वाली बात की तो बहुत सारे SC और ST कम्युनिटी के लोग, उन्होंने इतने साल हो गए, यानी कि कब वो 2019 से पहले वो स्थायी नागरिक थे ही नहीं, इसलिए SC ST के काफ़ी बड़ी संख्या में लोग क्या हो गए आपके, ST तो पूरा बाहर हो गया और SC की काफ़ी सारी कम्युनिटी जो थी वो आरक्षण नौकरियों से बाहर हो गई। आप देखिए कितना बड़ा अन्याय हुआ। ST को तो उन्होंने कभी भी स्थायी नागरिक माना ही नहीं वहाँ का, और SC समुदाय में कुछ जनसंख्या तो आ गई जो पहले से रहती हुई आ रही थी, लेकिन बहुत बड़ी संख्या SC की वो क्या हुई आपकी, वो आरक्षण नौकरी के लाभ से वंचित हो गई। वो वहाँ जमीन तक, अपने घर तक नहीं बना पाए, यानी कि 70-75 साल में वो अपने घर तक नहीं बना कि वो जमीन नहीं खरीद पाए। वो आज तक वहाँ पे क्या रेंटेड रह रहे हैं। लेकिन 2019 में सबको ये अधिकार मिले। अब हुआ क्या 2019 में, SC समुदाय हो, ST समुदाय हो, इनको पूरा अधिकार मिला आरक्षण नौकरी में भी। यहाँ तक कि 2023 में सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक अलग से विधेयक पास किया, वहाँ की सीट रिजर्व किए 6 या 7 SC के लिए, और दोनों 6-7 दोनों के लिए 6-6 दोनों के लिए रखा है सेंट, जो आपके विधानसभा की सीटें हैं। ये अच्छी बात है बिल्कुल। और अगर कांग्रेस ये कहती, मतलब मुझे बड़ा भी हुआ, अगर कांग्रेस ये कहती है कि हम आरक्षण के समर्थक में और SC ST के समर्थन में हैं, तो उनको तो 370 की बहाली की जिक्र भी नहीं करना चाहिए, बल्कि उस पार्टी का साथ भी नहीं देना चाहिए, क्योंकि उसने तो SC ST समुदाय का हक छीना था। मेरी बात समझ रहे हैं? तो ये तो जम्मू कश्मीर के लिए उनको, मतलब कांग्रेस को आना चाहिए आगे, NSC को आना चाहिए, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस, उसको बोल देना चाहिए कि नहीं हम तुम्हारा साथ में देंगे। असल पे जब हम देश की राजनीति की चर्चा करते हैं तो उसमें कुछ ही एक राज्य ऐसे हैं, उत्तर प्रदेश हो गया, बंगाल हो गया, महाराष्ट्र हो गया, बिहार हो गया। अब जम्मू कश्मीर की राजनीति बहुत इंटरेस्टिंग होती जा रही है और शायद इसीलिए धीरे धीरे लोग समझेंगे कि क्या कॉन्सेप्ट है, कौन किसके साथ है। बहुत अहम पॉइंट है ये कि जिसने जिसका हक छीना आप उसी के साथ जा रहे हो, तो फिर आप तो आरक्षण की बात करो ही मत। तो 370 हुआ या 35 से हुआ, जम्मू कश्मीर का पूरा इतिहास क्या था, मुझे तो उम्मीद नहीं थी कि निपुण जी आप इतना डिटेल में समझा देंगे। थोड़ा सा पॉडकास्ट लंबा हो गया, लेकिन मुझे लगता है समझने की जरूरत थी लोगों को इस चीज की। तो शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। उम्मीद है कि ये इंटरव्यू आपको पसंद आया होगा, ये पॉडकास्ट में जितनी भी बातें हुई आपको समझ में आई होंगी। अगली बार फिर किसी ऐसे टॉपिक के साथ मिलेंगे, पूरे डिटेल में उसकी चर्चा करेंगे। पिछला टॉपिक हमारा बांग्लादेश था, बांग्लादेश को लेकर हमने चर्चा की थी और वो आपने काफी पसंद किया था। इसे भी प्यार दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा आपको ये इंटरव्यू, ये पॉडकास्ट कैसा लगा, बातें कैसी लगी निपुण जी की, और आपके हिसाब से अगला कौन सा टॉपिक चुने, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा। सर बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए।